संपन्न हो जाएंगे। और इसी के साथ अब हम आगे अपने आप के ज्ञान को भी परखेंगे कि हमने पिछले 11 दिनों में, मतलब आज सहित पिछले 10 दिन और आज 11 दिन में, इन 3 मॉड्यूल से हमने क्या सीखा, कितना हमें समझ में आया। इससे स्वयं के बारे में हमें एक जानने का एक अवसर जो है, उसके लिए कल हमने एक कह लीजिए कि एक टेस्ट रखा है। 10:30 से 1:30 बजे के बीच में टेस्ट होगा और इसमें 150 प्रश्न होंगे। विस्तार से आपको आपके मेंटर्स बताएंगे इस टेस्ट के बारे में। और ये ऑनलाइन टेस्ट होगा और इस ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के जो भी आपने अभी तक पहले दिन से लेकर के, अर्थात पहला मॉड्यूल हमारा व्यवहार कौशल, जिसमें कि आपने लिखित और अलिखित, मौखिक, बॉडी लैंग्वेज इत्यादि से संबंधित जो संवाद कौशल सीखा था। फिर उसके बाद आपने स्वॉट एनालिसिस सीखा था, आपने इंटरपर्सनल अंतरवैयक्तिक कौशल सीखा था, आपने साक्षात्कार सीखा था, आपने समूह चर्चा सीखी थी। तो वो पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है, इसके एक बार फिर से उसको थोड़ा सा दोहराइएगा, मनी मन दोहराइएगा, उसको उसके बारे में पढ़िएगा, उसको समझिएगा एक बार और, अपने मेंटर्स से उसके बारे में चर्चा कीजिएगा। फिर उसके बाद आपने कंप्यूटर स्किल्स के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और कंप्यूटर स्किल्स में आपने कंप्यूटर के बेसिक्स सीखे थे, एक्सेल सीखा था, पावर पॉइंट सीखा था, ईमेल सीखा था, और इसके अलावा आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी सीखा था। तो इस तरह से 3 दिन का जो हमारा मॉड्यूल था कंप्यूटर स्किल्स का, वो आपने सीखा। और अब इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का जो मॉड्यूल है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसके बारे में आपने पहले दिन से लेके अभी तक, अर्थात एक कौशल जो हमारा उद्यमी है उसके गुण क्या होते हैं, कैसे परियोजना स्थापित की जाती है, बैंक से वित्त की व्यवस्था इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजों को आपने इसमें जाना था। तो इस तरह से 10 दिन हमारे बीते और आज 11वां दिन हम यहाँ पर हैं। और इसमें विभिन्न शासकीय योजनाओं के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो विभिन्न शासकीय योजनाएं हैं, स्वरोजगार के लिए जो विभिन्न शासकीय योजनाएं हैं, उसके बारे में आज हम पहले 1 घंटा चर्चा करेंगे। और उसके बाद कुछ हमने उद्यमियों को जो आप ही के बीच से निकले हैं, जिसमें उम्र का कोई युवा भी है, और उसके साथ साथ इसमें एक और हमने कोशिश की है जोड़ने की कि उम्र का कोई बंधन नहीं होता, स्वरोजगार की स्थापना के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता। और ऐसे ही हमने कुछ उद्यमियों को आपसे चर्चा के लिए आमंत्रित किया है कि जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उद्यमी के रूप में जिन्हें काम कार्य अपना प्रारंभ किया है, तो ऐसे जो उदाहरण हैं, ऐसे जो अनुकरणीय जो व्यक्तित्व है, उनसे चर्चा करने के लिए भी हमने प्रयास किया है कि आप लोगों की चर्चा उनके साथ हो और वो बताएं कि किस तरह से स्वरोजगार की स्थापना की जाती है, कैसे उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाता है। तो आज मैं आपको परिचित कराता हूं श्री मुकुंद शर्मा साहब से। वो हमारे मध्य प्रदेश शासन के उद्योग विभाग में उप संचालक हैं और स्वरोजगार का कार्य देखते हैं। वो शासकीय जो योजनाएं हैं, जो योजना है जिसके माध्यम से स्वरोजगार की स्थापना में हमें मदद मिलती है, उन योजनाओं के बारे में सर आपसे आज चर्चा करेंगे। आपके जो भी प्रश्न हैं वो जरूर अपने चैट बॉक्स में डालिएगा। आखिरी 10 मिनट में हम सर को निवेदन करेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम समाधान कर सकें उनका। और जैसा मैंने बताया कि जो प्रश्न आपके अनुत्तरित रह जाएंगे उसको हम प्रयास करेंगे कि आपके मेंटर्स तक उस ग्रुप पर हम पहुंचा दें। तो आज का जो ये जो अंतिम दिवस है इस मॉड्यूल का, वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आपके मेंटर्स को नमस्कार करता हूं और आप सभी से ये मेरा रिक्वेस्ट है, सारे विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आज के सत्र को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा
और साथ ही साथ कल 10:30 से 1:30 बजे तक होने वाले जो स्वयं को परखें, जो एक टेस्ट है, उसमें आप जरूर शामिल होइएगा। तो मैं अब आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं श्री मुकुंद शर्मा साहब को कि वे आए और स्वरोजगार से संबंधित जो शासकीय योजनाएं हैं और भी जो भी योजनाएं हैं उनके संबंध में आपसे चर्चा करें। श्री मुकुंद शर्मा। धन्यवाद चतुर्वेदी जी और नमस्कार छात्रों। जैसा कि आप लोग उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण ले रहे हैं और आज आपको स्वरोजगार के विषय में जानकारी दी जानी है और विशेष करके जो शासन की स्वरोजगार योजनाएं चलती हैं उसके बारे में बताना है, तो छात्रों ये बड़ा स्पष्ट है कि हमारे देश में जो रोजगार की बड़ी विकट समस्या है उसका समाधान केवल रोजगार नहीं है, क्योंकि नौकरियों की संख्या बहुत सीमित है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इसलिए इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सभी लोगों को स्वरोजगार के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। स्वरोजगार का अभिप्राय ये होता है कि हम स्वयं का एकदम उद्यम स्थापित करते हैं और उद्यम स्थापित करने के बाद उस उद्यम को हम संचालन करते हैं, उसके द्वारा लोगों को रोजगार भी देते हैं जोड़ के और खुद भी लाभ कमाते हैं और लोगों को भी रोजगार प्रदान करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि रोजगार में जहां हम केवल एक इंडिविजुअल तक सीमित रहते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण ही कर पाते हैं, वहीं यदि आप स्वरोजगार को अपनाते हैं तो स्वरोजगार के माध्यम से आप अपना ही नहीं और बहुत से लोगों को अपने से जोड़ के आप लाभान्वित कर सकते हैं। तो यदि आप स्वरोजगार की ओर मुड़ते हैं तो इसमें आपको बहुत अधिक कार्य करने का व्यापक क्षेत्र मिलता है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट में आप जाते हैं तो आप लोगों का कार्य का क्षेत्र सीमित होता है। जो आपका जॉब प्रोफाइल होता है केवल आप लोग वही चीजें करते हैं, वही आपका दायरा सीमित होता है। बट आप जब स्वरोजगार को अपनाते हैं तो स्वरोजगार के क्षेत्र में आपकी सीमाएं अनंत होती हैं। आप अपने स्वरोजगार का अपने कौशल से और अपने ज्ञान से स्वरोजगार का अपने विस्तार कर सकते हैं, उद्यम स्थापित कर सकते हैं। तो स्वरोजगार को मोटिवेट करने के लिए भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी मध्य प्रदेश शासन है, मध्य प्रदेश शासन की कुछ स्वरोजगार योजनाएं चलती थी जिसको हम सीएम स्वरोजगार योजनाएं कहते थे। उसमें लगभग 2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध दिया जाता था। उस 2 करोड़ के ऋण में आपको विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायताएं दी जाती थी, जैसे मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान, CGTMSE शुल्क भुगतान, ये सारी चीजें की जाती थी। लेकिन फिलहाल वर्तमान में सरकार इन योजनाओं को स्थगित कर चुकी है और नई योजनाएं अगले सत्र से प्रारंभ होगी। जैसे ही वो योजनाएं प्रारंभ होंगी, नई योजनाएं, तो वो आप लोगों को बताई जाएंगी। फिलहाल जो योजनाएं थी राज्य शासन की, एक तो मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना थी जिसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता था और 15 से 50% तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता था। एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना थी जिसमें 15 से 30% तक आपको मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता था और 5% ब्याज अनुदान दिया जाता था। और CGTMSE एक गारंटी निधि लगती है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। उस CGTMSE शुल्क का भी भुगतान सरकार करती थी। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख से 2 करोड़ तक की परियोजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाता था और सरकार इसमें भी 15 से 20% मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान और CGTMSE शुल्क भुगतान देती थी। इसी तरीके से कृषक उद्यमी योजना हमारे यहाँ चल रही थी अभी तक, जिसमें मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान और CGTMSE शुल्क अनुदान दिया जाता था। अब मैं आपको बताऊंगा ये मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान ये सब चीजें क्या होती है। आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि स्वरोजगार योजनाओं में कोई जा रहा है तो उसको इतनी मार्जिन मनी अनुदान मिला। देखिए,
जब भी हम अपने उद्यम को स्थापित करने के लिए जाते हैं तो उद्यम को स्थापित करने के लिए हम एक अपनी परियोजना बनाते हैं, जिसको हम परियोजना प्रतिवेदन कहते हैं। उस परियोजना प्रतिवेदन में हमको उद्यम स्थापित करने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी में कितना हमारा व्यय होगा, उस उद्यम को हम चलाएंगे तो हमको कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी और उसमें हमारे रेगुलर खर्चे कितने होंगे जब हम उद्यम को चलाएंगे। मसलन हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय रखे हुए हैं उन पे क्या खर्चा आएगा, हम लोग जो रॉ मटेरियल खरीदेंगे किसी चीज का निर्माण करने के लिए तो रॉ मटेरियल पे क्या खर्चा आएगा। तो इन सब चीजों का आकलन करके एक परियोजना प्रतिवेदन बनाया जाता है किसी भी उद्यम को प्रारंभ करने से पहले। और जब वो परियोजना प्रतिवेदन बन जाता है तो उसके आधार पे ये तय होता है कि आपको उस उद्यम को चलाने के लिए कितने ऋण की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आपको किसी उद्यम को चलाने के लिए 10 लाख की आवश्यकता है, तो 10 लाख ऋण की आवश्यकता है आपको अपनी परियोजना चलाने के लिए। तो जब आप किसी वित्तीय संस्थान के पास में जाते हैं, वित्तीय संस्थान से आशय है बैंक, यदि बैंक के पास आप जाते हैं तो बैंक में ये नियम है कि 100% वो आपकी परियोजना राशि नहीं देते। उनके नियमों के अनुसार लगभग वो 75 से 80% तक की आपकी परियोजना लागत जो भी होती है उस पे वो ऋण उपलब्ध कराते हैं। शेष जो है अंतर, जिसको मार्जिन मनी कहा जाता है, कि जैसे मान लीजिए 10 लाख का ऋण है तो आपको बैंक 10 लाख की परियोजना है आपकी तो बैंक आपको 8 लाख ऋण देगा और 8 लाख ऋण के अलावा जो 2 लाख है वो हितग्राही को, बोरोवर को खुद उस परियोजना में जोड़नी पड़ती है, देनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। तो कई बोरोवर जो इतने सक्षम नहीं होते इन्हीं सब कारणों से अपना उद्यम प्रारंभ नहीं कर पाते। तो इस उद्यम को प्रारंभ करने के लिए विभिन्न प्रकार की मार्जिन मनी अनुदान सहायता, इसी को मार्जिन मनी कहते हैं, और मार्जिन मनी अनुदान सहायता का प्रावधान विभिन्न योजनाओं में, शासन की योजनाओं में किया जाता है ताकि हितग्राही के ऊपर जो मार्जिन मनी का जो भार है वो ना आए और वो अनुदान के रूप में शासन द्वारा वहन किया जाता है। तो ये मार्जिन मनी अनुदान सहायता आपको मिलने के बाद जो मार्जिन मनी का आपका अंश है वो शासन आपका व्यय करती है। तो ये मार्जिन मनी अनुदान कहलाता है। दूसरा, जब आप ऋण ले लेते हैं बैंक से, तो बैंक से जब आप ऋण ले लेते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऋण लेने के बाद उस ऋण को रिपेमेंट करना पड़ता है। तो लोन को रिपेमेंट करने के लिए बैंकों द्वारा एक 5 साल 7 साल की एक तय सीमा स्थापित करती है जिसमें आपकी ईएमआई निर्धारित की जाती है और उस ईएमआई के आधार पे आपको रिपेमेंट करना पड़ता है। जैसे 8 लाख का ऋण है, सपोज आप 5 साल के लिए लेते हैं और मान लीजिए कि आपका 20,000 रुपए ईएमआई मंथली आती है, तो इस जो ईएमआई होती है, जो मंथली ईएमआई आती है, उसमें मूलधन और जो ऋण राशि है उस पे लगने वाला जो ब्याज है, बैंक की जो ब्याज दरें होती हैं, वो ब्याज जो है वो जुड़ा होता है। तो इस प्रकार हर ईएमआई के साथ में आपका मूलधन और ब्याज की वसूली बैंक करती है। तो ये जो ब्याज का हिस्सा है, जब कोई सरकार इस ब्याज में भी आपको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है, जैसे हमारे यहाँ की योजनाओं में अभी तक 5% ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान था। अर्थात यदि बैंक आपसे 10% इंटरेस्ट ले रही है आपके ऋण पे, तो आपको 5% ब्याज अनुदान शासन जो है वित्तीय सहायता के रूप में देगा। तो ये कहलाता है ब्याज अनुदान। और ये ब्याज अनुदान बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्राय ये देखा गया है कि यदि कोई उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करता है तो उद्यम स्थापित करने में जब वो ईएमआई का पेमेंट करता है, तो आजकल के कॉम्पिटिटिव युग में जो प्रॉफिट शेयर है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होने के कारण बहुत ज्यादा नहीं होता, तो उसका बड़ा एक हिस्सा जो है ब्याज के रूप में बैंकों को देना पड़ता है उसको, तो उसका मार्जिन भी कम हो जाता है। लेकिन ये ब्याज अनुदान आपको लगातार मिलने के कारण आपका प्रॉफिट के रूप में वो हिस्सा आपके पास रह जाता है, इसलिए आपकी ब्याज अनुदान देने से आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है उस उद्यम को चलाने में वो आपको मिलती है। ये ब्याज अनुदान होता है।
अब मैंने आपको एक और बात कही थी अभी, गारंटी निधि। आपको मैं एक चीज बताऊं कि जब भी कोई ऋण आप लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक आपसे ये पूछता है कि धरोहर के रूप में आपको आप क्या देंगे। मान लीजिए कि बैंक कहती है कि हम आपको 10 लाख रुपए का ऋण देंगे, पर इस 10 लाख रुपए के ऋण की गारंटी क्या है? तो बैंक धरोहर के रूप में आपसे, आप लोगों ने सुना होगा, सिक्योरिटी की मांग करता है, जिसको कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी कई जो बोरोवर होते हैं, कई जो युवा उद्यमी होते हैं, उन लोगों के पास कोलेटरल सिक्योरिटी देने के लिए कोई साधन नहीं होता, कोई संपत्ति नहीं होती। ऐसे में उनको ऋण मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बनाया, जिसको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो कि CGTMSE के नाम से लोकप्रिय है। तो ये जो ट्रस्ट बनाया भारत सरकार के MSME मंत्रालय और सिडबी ने, तो इस ट्रस्ट के माध्यम से जो बोरोवर कोलेटरल देने में सक्षम नहीं होता, तो उस बोरोवर की ऋण की गारंटी ये CG क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट देता है। तो इससे फायदा ये होता है कि बोरोवर को, जो उद्यमी होता है, उसको बिना कोलेटरल यानी कि संपार्श्विक सिक्योरिटी के उसको ऋण मिल जाता है, और बैंक को भी अपने लोन की गारंटी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से मिल जाती है। तो इस प्रकार इस योजना का बड़ा लाभ है, और इससे बहुत सारे युवाओं को कोलेटरल फ्री लोन बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार की वित्तीय सहायताएं सरकार किसी न किसी योजना के माध्यम से देती रही है। अब ये जो CM सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स थी, अब ये इस साल से स्थगित हो गई है, अब नई योजना नेक्स्ट ईयर में आएगी। इसके अलावा हम चाहें तो भारत सरकार की एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जिसको PMEGP योजना बोलते हैं, जो कि वर्तमान में अभी चल रही है, और ये योजना 2008 से प्रारंभ हुई है और अभी तक ये योजना चल रही है। इस योजना के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस योजना में कोई आयु सीमा नहीं है, सबसे अच्छी बात है। किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इसमें लोन ले सकता है, और इसमें यदि आप सर्विस सेक्टर की कोई यूनिट लगाते हैं तो आपको 10 लाख तक की परियोजना स्वीकृत होती है, और यदि विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई लगाते हैं तो आपको 25 लाख तक की परियोजना स्वीकृत होती है, ऋण दिया जाता है बैंकों के माध्यम से। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही को जो पात्रता रखते हैं, उनको 15 से 35% तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाती है। और ये 15% से लेकर 35% मार्जिन मनी अनुदान सहायता इस प्रकार दी जाती है कि यदि सामान्य वर्ग का आवेदक शहरी क्षेत्र में होता है तो उसको 15% मार्जिन अनुदान, और यदि वो रूरल एरिया में यूनिट लगाता है सामान्य वर्ग का व्यक्ति, तो उसको 25% मार्जिन मनी अनुदान मिलता है। इसी प्रकार से जो विशेष पिछड़ी जाति के SC, ST, OBC, महिलाएं, निःशक्तजन इत्यादि आवेदन करते हैं इस योजना में, तो उनको 25% मार्जिन मनी अनुदान सहायता मिलती है, और ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं अपनी यूनिट को तो 35% अनुदान सहायता भारत सरकार के खादी आयोग द्वारा दी जाती है। ये योजना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार, जो भारत सरकार के MSME मंत्रालय में आता है, सूक्ष्म लघु MSME का आशय है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, भारत सरकार के मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इसका मुख्यालय मुंबई में है, वो इस योजना को संचालन करता है पूरे देश में, और हमारे प्रदेश में भी ये योजना संचालित की जाती है। इस योजना में, ये योजना 3 सरकारी ऑफिसों के माध्यम से यानी कि 3 एजेंसीज के माध्यम से संचालित होती है, जैसे जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र हो गया, जो हर जिले में रहता है, और दूसरी इसकी एजेंसी है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोद्योग बोर्ड मध्य प्रदेश, और 30 जिसके भी कार्यालय लगभग हर जिले में रहते हैं, जो जिला पंचायत कार्यालयों के साथ ही संचालित किए जाते हैं। तीसरा
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार स्वयं, तो जिस व्यक्ति को इस योजना में ऋण लेना होता है, ये योजना पूर्णतः पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाती है। आपको अपना आवेदन भी ऑनलाइन देना होता है और आवेदन देने के बाद आपका आवेदन संबंधित एजेंसी के पास फॉरवर्ड होता है। जब संबंधित एजेंसी के पास आपका आवेदन पहुंच जाता है तो वो आवेदन का परीक्षण करके आपके आवेदन को जिस बैंक में आपने रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस बैंक से लोन लेना चाहता हूं, उस बैंक में वो आवेदन आपका संबंधित एजेंसी फॉरवर्ड कर देती है, अनुशंसित कर देती है। जब वो आवेदन आपका बैंक में पहुंच जाता है तो बैंक उस परियोजना की पूरी पड़ताल करता है, पूरा ड्यू डिलीजेंस करता है। जब वो देखता है कि आपका यूनिट वायबल है और आप इसकी पात्रता रखते हैं, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट ठीक है, उस आधार पे वो निर्णय लेता है कि आपको ऋण देना है कि नहीं देना। इसमें भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने ये नियम बनाए हैं कि अधिकतम 6 हफ्तों के अंदर किसी भी बैंक शाखा को ये निर्णय ले लेना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ऋण लेने का पात्र है कि नहीं। तो मैक्सिमम नियमानुसार 6 हफ्तों में बैंक ये निर्णय कर लेता है कि आपको ऋण देना है कि नहीं। यदि वो ऋण को स्वीकृत कर देता है इस पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत, तब इस पीएमईजीपी योजना में ये प्रावधान है कि जैसे ही आपका ऋण स्वीकृत हो जाता है तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग आपको 10 दिन का प्रशिक्षण, उद्यमिता प्रशिक्षण प्रोवाइड करता है। और ये उद्यमिता प्रशिक्षण जो है जो स्थानीय एजेंसी है उसके माध्यम से जिला कार्यालय कोऑर्डिनेट करते हैं उसमें, और आप लोगों को 10 दिन का प्रशिक्षण मिलता है। अभी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण की भी सुविधा इसमें जोड़ दी है इस योजना में। तो अब यदि कोई व्यक्ति इस योजना में आवेदन करता है तो उसका ऋण स्वीकृत होने के बाद वो ऑनलाइन प्रशिक्षण भी 10 दिन का स्वयं लेकर इसमें ऋण वितरण कराता है। जब आप 10 दिन का प्रशिक्षण ले लेते हैं सफलतापूर्वक, तब आपका प्रशिक्षण सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी अनुशंसा बैंक कर देता है ऋण वितरण के लिए। और जब आपके लिए ऋण वितरण बैंक करके आपकी जो मार्जिन मनी की पात्रता है, मार्जिन मनी पात्रता अनुसार जो प्राप्त होनी होती है, उस मार्जिन मनी अनुदान का क्लेम वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग को भेज देता है। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग से वो आपकी जो मार्जिन मनी 15 से 35% जिस भी श्रेणी के लिए आप पात्र होते हैं, वो मार्जिन मनी अनुदान सहायता आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये पीएमईजीपी योजना है। अब इस पीएमईजीपी योजना में अभी एक और प्रावधान जुड़ गया है। यदि आप 3 साल तक इस योजना अंतर्गत सफलतापूर्वक अपना उद्यम चलाते हैं, तो इस पीएमईजीपी योजना में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी यूनिट का विस्तार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित की थी इस योजना के अंतर्गत और 10 लाख का ऋण लिया था, और आप 3 वर्ष तक सफलतापूर्वक इसका संचालन कर देते हैं, तो फिर भारत सरकार आपको 25 लाख तक का ऋण 15% मार्जिन मनी अनुदान सहायता के साथ फिर दे सकती है एक्सपांशन के रूप में। और इसी तरीके से यदि किसी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, विनिर्माण यूनिट लगाई है, इकाई लगाई है, तो आपको 1 करोड़ तक के लिए एक्सपांशन के लिए और ऋण मिल सकता है, जिसमें 15% मार्जिन मनी अनुदान सहायता होगी। तो ये भारत सरकार की पीएमईजीपी योजना, इसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इसका पूरा नाम है, इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बोलते हैं, पीएमईजीपी संक्षिप्त में। तो ये पीएमईजीपी योजना है जिसके माध्यम से आप स्वरोजगार की यूनिट स्थापित कर सकते हैं। अभी हम ये बात कर रहे थे अपनी बात में कि विनिर्माण, सेवा क्षेत्र की इकाई। देखिए, जब भी उद्यम की 3 श्रेणियां होती हैं, किसी भी व्यवसाय को आप प्रारंभ करने जाते हैं, उद्यम को प्रारंभ करने जाते हैं, तो उस उद्यम की 3 श्रेणियां होती हैं। या तो वो होगा मैन्युफैक्चरिंग, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि विनिर्माण इकाई। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्राय आप लोग रॉ मटेरियल के माध्यम से किसी चीज का उत्पादन करते हैं। तो जहां पे उत्पादन होता है, निर्माण होता है, उसको विनिर्माण इकाई या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। दूसरा है सर्विस सेक्टर, सर्विस यूनिट। अब सर्विस यूनिट में यह है कि आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं के माध्यम से अर्थोपार्जन करना चाहते हैं,
तो वो सेवा इकाई कहलाती है। मसलन आप यदि कोई बस खरीद का बस का संचालन करते हैं और सवारियों का ट्रांसपोर्ट कमर्शियल यूज करते हैं, सवारियों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उससे आपको किराया मिलता है, तो ये इसमें आपने कोई उत्पादन नहीं किया है, इसमें आपने लोगों को जिनको सेवाओं की जरूरत थी परिवहन की, उनको आपने सेवा उपलब्ध कराई है। एक छोटा सा उदाहरण है। तो इस प्रकार की इकाई सेवा क्षेत्र की इकाई कहलाती है, इसको सर्विस यूनिट बोलते हैं। और इस प्रकार की कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि निर्माण इकाई तो आप लोग सब जानते हैं, जो सुई से लेके हवाई जहाज तक जो बन रहा है वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उत्पादन हो रहा है। लेकिन सेवा इकाइयों की बात करें तो एकदम से हमें बहुत सी बातें याद नहीं आती कि कौन सी सेवा इकाई होती है। फिर भी हम आसपास देखें तो आप लोग जान जाएंगे कि ये सर्विस यूनिट है। जैसे मसलन मैंने बताया कि गाड़ियों का परिवहन, ई रिक्शा के माध्यम से सवारियों को ढो के किराए से अर्थोपार्जन करना। आप लोगों ने निश्चित, आप लोग शहर में रहते हैं तो बहुत सारे आपको जिम मिलते होंगे, जिम जहाँ पे फिजिकल फिटनेस जिम। जो फिटनेस जिम है वो भी एक प्रकार की सेवा इकाई है, जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। आप मंथली उसको कुछ किराया देते हैं, शुल्क देते हैं और जाके अपनी एक्सरसाइज करके आ जाते हैं। तो जैसे जिम जो है, फिटनेस सेंटर जो है, वो सेवा इकाई है। इस प्रकार की बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग कंसल्टेंसी यूनिट चलाते हैं, वो भी सेवा इकाई है। इस प्रकार ये बहुत सी चीजें जो है सेवा इकाइयों में हम आसपास देख सकते हैं। जैसे हम लोग परिवहन के क्षेत्र में भी आजकल तो मोटरसाइकिल में भी परिवहन कमर्शियल करने लगे हैं, रैपिडो ऐप के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हवाई जहाज से लेके मोटरसाइकिल तक के माध्यम से जो भी परिवहन किया जाता है वो सब सेवा क्षेत्र है, जिसमें अर्थोपार्जन कंपनियां या इंडिविजुअल व्यक्ति करते हैं। तो ये कहलाती है सेवा इकाई। इसके अलावा एक और श्रेणी होगी उद्योग की व्यवसाय, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग, इंग्लिश में बोलते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम बहुत सरल शब्दों में बोले, जिसको बोलते हैं हम दुकान। जैसे आप लोगों ने किराने की दुकान देखी होगी। किराने की दुकान में व्यक्ति क्या करता है कि सामान खरीदता है थोक बाजार में और उसको अपने दुकान में रख के खुदरा मूल्य पे वो बेचता है। तो जो वो सामान लेके आके बेचने का कार्य होता है वो कहलाता है ट्रेडिंग। जैसे कपड़ा रेडीमेड की दुकान है, शॉप है, तो वो कपड़ा खरीदता है, रेडीमेड शर्ट खरीदता है बड़ी बड़ी एजेंसी से। जैसे कि आपने बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, तो वो अपना निर्मित की हुई सामग्री, ऑलरेडी निर्मित की हुई सामग्री खरीदते हैं निर्माण करते हुए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, और उसको लाके अपनी शॉप में बैठते हैं। तो इसको ट्रेडिंग कहते हैं या व्यवसाय कहते हैं। और वैसे भी हम ये सेवा और व्यवसाय में कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। और मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, जब ट्रेडिंग करते हैं उसमें सिंपल बात है कि जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। यदि आप वैल्यू एडिशन करते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कोई भी हम वैल्यू एडिशन नहीं करते और जैसा सामान लेके आते हैं उसको अपना मुनाफा जोड़ के उसको बेच देते हैं। तो ये कहलाता है ट्रेडिंग। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ जो स्वरोजगार है उसमें ट्रेडिंग में लगे हुए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, ट्रेडिंग कार्य में। उसके बाद सेवा क्षेत्र में और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। इस प्रकार ये उद्योग, सेवा और व्यवसाय जब हम कहते हैं तो इसकी 3 श्रेणियां इस तरीके से ये अलग अलग। तो ये हमने देखा। अब ये जैसा मैंने आपको एक योजना के बारे में बताया, पीएमईजीपी। अब पीएमईजीपी योजना के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भारत सरकार के इनिशिएटिव है। एक आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, मुद्रा योजना। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, ये भारत सरकार की, भारत शासन द्वारा संचालित बैंकों के माध्यम से संचालित योजना है। इस योजना में 3 श्रेणी के ऋण दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु श्रेणी के जो ऋण दिए जाते हैं वो 50,000 से कम होते हैं। 50,000 से 5 लाख का ऋण किशोर और
5 लाख से 10 लाख तक का ऋण वो तरुण, शिशु, किशोर और तरुण 3 श्रेणी के ऋण बैंकों के माध्यम से दिए जाते हैं। इसमें मुद्रा योजना के माध्यम से दिए जाते हैं। ये बैंकों के माध्यम से संचालित होती है, पर इन योजनाओं में कोई अनुदान का प्रावधान नहीं है। ये शुद्ध रूप से बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण है। हालांकि अभी भारत सरकार द्वारा जो आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है, उसमें जो मुद्रा शिशु ऋण है, यानी कि 50,000 से कम की जो ऋण है, उसमें 2% मार्जिन मनी अनुदान भारत शासन ने दिए जाने की घोषणा की है। तो जो भी मुद्रा शिशु ऋण इस कोविड संकट पैंडेमिक के दौरान लिए जा रहे हैं, उसमें भारत सरकार अवश्य 2% इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है। सॉरी, मार्जिन मनी अनुदान ही, इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, 2% इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है। अन्यथा इन योजनाओं में कोई भी अनुदान का प्रावधान नहीं है। आप लोगों को एक और दो शब्दों के बारे में और बताना चाहूंगा। अक्सर आप लोग ये सुनते होंगे बेनिफिशियरी और बोरोवर। बेनिफिशियरी कब कहलाता है वो, और बोरोवर कब कहलाता है? देखिए, बेनिफिशियरी जब वो कहलाता है जब वो किसी शासकीय स्वरोजगार योजना का लाभ लेता है जिसमें उसे अनुदान सहायता मिलती है, तब वो कहलाता है बेनिफिशियरी, यानी कि हितग्राही। लेकिन यदि कोई मुद्रा योजना जैसी योजनाओं में बैंकों के माध्यम से ऋण लेता है तो वो बोरोवर कहलाता है। वो हितग्राही तभी बनता है जब उसे कोई सब्सिडी इत्यादि की सहायता मिलती है। तो ये हितग्राही यानी कि बेनिफिशियरी और बोरोवर में डिफरेंस है। यदि किसी ने व्यवसाय के लिए सिंपल लोन लिया है बैंक से तो वो बोरोवर कहलाएगा, और यदि किसी शासकीय योजना में उसने योजना के अंतर्गत उसने बैंक से ऋण लिया है, उसे अनुदान सहायता प्राप्त हुई है, वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, तो वो हितग्राही या बेनिफिशियरी कहलाता है। तो ये आप लोगों को दो अंतर मैंने बताया दो बातों में। तो जैसे मुद्रा योजना बताया, तो मुद्रा योजना में बड़ी संख्या में बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। और आप छात्रों को ये बताऊं कि हमारे प्रदेश में भी बैंक ब्रांच लगभग 7,000 से अधिक बैंकों की शाखाएं, सभी बैंकों को मिला दें। आप लोगों की जानकारी की बताऊंगा, 7,000 से अधिक बैंक ब्रांचेस हमारे प्रदेश में कार्यरत हैं। और इस प्रकार ये मुद्रा योजना का एक बड़ा नेटवर्क है जिसके अंतर्गत सभी ब्रांचों से आपको मुद्रा ऋण मिल सकता है। और ये जो मुद्रा ऋण होता है, ये किसी भी उद्योग सेवा व्यवसाय के लिए आपको मिलता है। इसमें कोई भी पात्रता के लिए किसी प्रकार की आयु सीमा या शिक्षा इत्यादि का कोई भी उसमें आवश्यकता नहीं है, कोई भी उसमें बंधन नहीं है। जो व्यक्ति अपना उद्यम करना चाहता है और जिसका क्रेडिट रिपोर्ट ठीक है, उस व्यक्ति को बैंक के माध्यम से मुद्रा ऋण मिलता है। इसके लिए आपको बैंक शाखाओं में संपर्क करना पड़ेगा। इसी प्रकार भारत सरकार की एक और योजना है जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। इस स्टैंड अप इंडिया योजना जो है, इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण बैंकों के माध्यम से मिलता है। और इस ये योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्तियों के लिए चलाई जाती है। तो ये पात्रता के लिए आवश्यक है कि वो व्यक्ति या तो महिला होना चाहिए या अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का व्यक्ति होना चाहिए। तो ये स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत 10 लाख से 1 करोड़ तक का आपको ऋण मिल सकता है। अब आप लोगों को यदि छात्रों यदि अपना उद्यम स्थापित करना हो और किसी जैसे पीएमईजीपी योजना का आपको लाभ लेना हो, तो उसके लिए हमारे विभाग जो है उद्योग विभाग, इसका नाम एक्चुअली एमएसएमई विभाग है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डिपार्टमेंट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग है। इस सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत हर जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र स्थित है। तो जिन छात्रों को अपना उद्यम स्थापित करने के संबंध में मार्गदर्शन लेना हो, तो वो निश्चित रूप से जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। वहां का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, कार्यालय प्रमुख होता है, वो महाप्रबंधक कहलाता है। तो महाप्रबंधक या उसके अंदर उस संबंधित योजना को देखने वाले जो प्रबंधक होते हैं, उनसे संपर्क कर आप जो है इन योजनाओं में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और इन योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये मुख्य रूप से मैंने स्वरोजगार योजनाओं के बारे में बताया।
कंटिन्यू रखना है। जी, सर कोई इंटरेक्शन भी है क्या इसमें? इंटरेक्शन क्वेश्चन से होगा सर। ये यहाँ पे चैट बॉक्स में वो लोग टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। आपने चैट बॉक्स में कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये खुला हुआ है। हाँ, बैठ जाओ बोलो मैं चैट बॉक्स। यदि छात्रों आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसका जवाब टाइप करके देना है कैसे? बोल के सर। अच्छा, ये है। ऋषभ शुक्ला लिखते हैं कि मैं ग्रेजुएशन बीकॉम फाइनल ईयर में हूं, क्या मुझे एमबीए करना चाहिए या मैं ग्रेजुएशन के बाद ही कोई बिजनेस खोल सकता हूं? बिजनेस के लिए जरूरी क्या है? अच्छा, कैसे जरूरी? देखिए, यदि कोई आप अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत तभी पड़ती है जब आप किसी शासकीय योजना जिसमें पात्रता निर्धारित हो लाभ लेना चाहते हो, तभी उस स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। पर प्राय स्वरोजगार योजना में जो क्वालिफिकेशन रखी जाती है वो बहुत ही कम रखी जाती है। अब सवाल आपने कहा है कि क्या मुझे एमबीए करना चाहिए? निश्चित रूप से आप एमबीए करते हैं तो आपको जो बहुत सारे जो प्रबंधन के क्षेत्र में आपको मार्गदर्शन, स्पेशलाइज मार्गदर्शन आपको मैनेजमेंट के रूप में मिलता है, तो उसमें आप अपनी निश्चित रूप से अपने उद्यम से संबंधित ज्ञान को वृद्धि करेंगे। पर किसी भी उद्यम को प्रारंभ करने के लिए, बहुत छोटे उद्यम को प्रारंभ करने के लिए स्पेसिफिक योग्यता की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि किसी आप उद्यम, जैसे आप सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक फील्ड में आप अपना उद्यम सर्विस यूनिट या उद्यम स्थापित करना है, निश्चित रूप से उस क्षेत्र का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो एमबीए करना या न करना ये आपका निर्णय है, लेकिन निश्चित रूप से यदि आप एमबीए करते हैं तो आपको उद्यम में निश्चित रूप से आपको एक थ्योरेटिकल ज्ञान जरूर प्राप्त होगा संस्थान के माध्यम से। सर, हाउ वी कैन अप्लाई फॉर CGTMSC? व्हाट इज द प्रोसीजर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि CGTMSC के लिए कैसे अप्लाई करें, इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए, CGTMSC के लिए आप अप्लाई करते हैं, इसका मतलब आप अपना खुद का बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं। तो CGTMSC के लिए सीधे अप्लाई नहीं किया जाता। जब आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं और किसी बैंकिंग संस्थान में जाते हैं लोन लेने के लिए, और बैंक आपका लोन सैंक्शन कर देता है और आपका ऋण वितरण कर देता है, तो ये बैंक आपके ऋण को CGTMSC में रजिस्टर करता है। ये आप नहीं कर सकते, ये बैंक जो होता है वो आपका CGTMSC में रजिस्टर करके आपको CGTMSC अंतर्गत आपके लोन की जो गारंटी है वो आपको मिल सकती है। सर, गौशाला के लिए कोई योजना है? देखिए, गौशाला के लिए आपने योजना पूछा है, तो ये गौशाला जो कृषि और इससे संबंधित विभाग हैं, इससे संबंधित प्रश्न हैं, तो जब उससे संबंधित कोई विशेषज्ञ आए, एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की एक्टिविटी है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप गौशाला से मतलब यदि आप दूध डेयरी से आपका अभिप्राय है, तो उसमें यह है कि जो MSME विभाग है वो स्पेसिफिकली, या PMEGP योजना में आप जाते हैं तो आपको मिल्क के बाई प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी आपको यूनिट डालते हैं तो जरूर आपको ऋण मिल सकता है। लेकिन आपको गाय खरीद के दूध बेचने के लिए ऋण उन योजनाओं में नहीं मिलता। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तभी कहलाएगी वो, यदि आप मिल्क प्रोसेसिंग करके, जैसे आप पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, बटर बनाते हैं या इस प्रकार की चीजें बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके लिए ऋण अवश्य मिल सकता है PMEGP योजना। क्या मुद्रा लोन विदाउट कोलेटरल मिल सकता है? जी हाँ, मुद्रा लोन की भूमिका ही इस प्रकार की बनाई गई है कि वो आपको कोलेटरल फ्री मिले।
इसको कोलेटरल फ्री आपको लोन देने के लिए भारत सरकार ने एक एनसीजीटीसी बनाई, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी बनाई है, जिसके अंदर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट स्थापित किया गया है, जिसमें मुद्रा लोन आप लेने जाते हैं तो आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। Do we need have our account in the bank from which we are going to take loan? देखिए, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि आपका उस अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में, लेकिन हाँ ये जरूर आवश्यक है कि यदि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है तो बैंक आपको आसानी से ऋण दे देते हैं। भले ही आपका बैंक में अकाउंट खोलना तो बहुत आसान है, कुछ ही मिनटों का काम है, तो किसी भी बैंक में आप कभी भी अकाउंट खोल सकते हैं। सर मुझे अपनी बुटीक स्टार्ट करनी है तो क्या मुझे लोन मिलेगा सर, बीएससी फाइनल ईयर में? हाँ बिल्कुल, आपको लोन मिल सकता है। बुटीक स्टार्ट करनी है आपको तो पीएमईजीपी योजना है, जैसा मैंने बताया था, उसमें आप लोग ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो लोग अपना यूनिट प्रारंभ करना चाहते हैं, कुछ उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हाँ, पीएमईवीपी योजना यूज एक बार और डिस्क्राइब कीजिए सर। आप बोल दीजिए, वीडियो दोबारा देख सकते हैं। आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। किसी ने पूछा है पीएमईजीपी योजना के बारे में, दोबारा देख सकते हैं। और पीएमईजीपी योजना के लिए आपको जानना है तो मैं आपको एक चीज आप लोग नोट करिएगा, केवीआईसी ऑनलाइन वेबसाइट है भारत सरकार की। आप पीएमईजीपी भी टाइप करेंगे तो आपको भारत सरकार की वेबसाइट उसमें दिख जाएगी, जिसमें आपको पीएमईजीपी योजना का पूरा वर्णन मिल जाएगा। क्या है सर, सामान्य वर्ग को यदि 10 लाख का लोन चाहिए तो कौन सी योजना? जैसे मैंने बताया कि यदि आपको सर्विस यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करते हैं तो 10 लाख का लोन आपको पीएमईजीपी योजना में मिल सकता है। सर गवर्नमेंट स्कीम में बिजनेस के लिए मोटर व्हीकल के लिए क्या स्कीम है? मोटर व्हीकल अगर कुछ देखिए, गवर्नमेंट स्कीम में मोटर व्हीकल के लिए अभी तो कोई योजना नहीं है, क्योंकि पीएमईजीपी योजना अंतर्गत परिवहन जो है मोटर के लिए वहां ऋण नहीं दिए जाते हैं। तो इसमें आपको लोन लेना है तो मुद्रा योजना में जाना पड़ेगा, जिसमें कोई सब्सिडी नहीं। सर मार्जिन मनी का योजनाओं से, स्कीम से क्या कनेक्शन है? हाँ, मार्जिन मनी का स्कीम से क्या कनेक्शन है? देखिए, ऐसा है कि मार्जिन मनी बैंक आपसे लेती है। जब भी कोई आप उद्यम स्थापित करके ऋण लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो मार्जिन मनी बैंक आपसे लेती है। और राज्य शासन अपनी स्वरोजगार योजनाओं में ये प्रयास करती है कि मार्जिन मनी का भार नए हितग्राहियों पे, बोरोवर पे ना है, इसलिए वो मार्जिन मनी अनुदान सहायता देती है। सर मैं अमेजन की तरह ई-कॉमर्स बिजनेस करना है, आवश्यक जरूरत है बताएं। देखिए, ये एक बहुत बृहद फील्ड है कि आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं। इसमें बहुत इसकी प्लानिंग, इसका सॉफ्टवेयर, ये बहुत ये बृहद विषय है, जिसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर है, आपकी टीम है, ये काम बहुत ही थोड़ा जटिल है, इसलिए ये ऐसे सिंपली आपको नहीं बताया जा सकता। इसके लिए आप हमारी डीआईसी में जाके, जो वहां पे कंसल्टेंट बैठते हैं, यदि तो उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते। सर मुद्रा योजना में कितना % ब्याज लगता है? देखिए, मुद्रा योजना में ब्याज जो है नॉर्मली 8%, 9%, मैक्सिमम 10%, 8 से 10% ब्याज लगता है। लोन की समय सीमा कितनी हो सकती है? देखिए, लोन की समय सीमा जो है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे रहती है। प्राय यदि आप 5-10 लाख या 2 करोड़ तक का लोन लेते हैं तो 5 से 7 साल तक की वो ऋण सीमा आपको रीपेमेंट पीरियड दे सकते हैं। सर ज्यादातर ये देखा जाता है कि योजनाओं का लाभ लेने के समय हमें बहुत टाइम लग जाता है, इसके लिए क्या करें कि जल्दी इसका फायदा मिल जाए? हाँ, ये एक समस्या प्राय देखी गई है, जो आपने बोली है कि योजना में समय लग जाता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जो अपना परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते हैं वो बहुत उचित होना चाहिए, और आपका प्रेजेंटेशन, देखिए शासकीय संस्थान तो आपका आवेदन तत्काल ही अनुशंसित कर देते हैं, क्योंकि वो तो पूरा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये योजनाएं चलती हैं जब भी चलती हैं। लेकिन बैंक में जो ड्यू डिलीजेंस होता है, जो वो लोग परीक्षण करते हैं आपकी स्कीम का, आपके प्रपोजल का, आपकी परियोजना का, उसमें कई बार बहुत समय लगता है। इसलिए आप लोगों को ये मैं सलाह दूंगा कि आप जब भी किसी बैंक में
ऋण लेने के लिए किसी प्रोजेक्ट को लेके जाएं तो आप उसकी अच्छी से तैयारी करके जाएं, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट ठीक से करें और ये बताएं कि भाई हमारा एक प्रोजेक्ट है और इसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। अपने प्रोजेक्ट में सक्सेस रेट आपका सुनिश्चित होना चाहिए, वायबल प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के संबंध में आपके पास में पूर्ण समझ होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन का तरीका आपका अच्छा होगा तो निश्चित रूप से जल्दी ही बैंक आपका ऋण स्वीकृत कर देगा। स्टैंड अप योजना के लिए कैसे अप्लाई करें? स्टैंड अप योजना के लिए आप सिडबी का एक पोर्टल है, उद्यमिता पोर्टल, उसके माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उद्योग मित्र पोर्टल है सिडबी का, उसके माध्यम से इसका अप्लाई कर सकते हैं। मछली पालन करना कुछ उसके बारे में? देखिए, मछली पालन करने के लिए फिशरीज डिपार्टमेंट की कुछ योजनाएं चलती हैं फिश पॉन्ड के लिए, जिसमें वो शायद 40% तक सब्सिडी देते हैं, जैसे नील क्रांति योजना इत्यादि। तो आप हर जिले में एक फिशरीज ऑफिसर बैठते हैं, तो आप फिशरीज ऑफिसर से संपर्क करके उस योजनाओं का विस्तृत विवरण प्राप्त कर सकते हैं। सर, आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस बट आई डोंट हैव एनी बैंक क्रेडिट रिकॉर्ड. I only have some properties. How I can get a loan? Okay. आपके पास प्रॉपर्टीज है? देखिए, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप ऋण लेना चाहते हैं, तो आप पहले अपना, जैसा मैंने बताया कि प्रोजेक्ट प्रतिवेदन, परियोजना प्रतिवेदन, अपना डीपीआर तैयार करें, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और आप बैंक से संपर्क करें और फिर कोई कठिनाई आती है फिर आप हमको बताएं निश्चित रूप से। आप मान के चलिए बैंक इस समय बहुत तादाद में बिजनेस लोन दे रही हैं, तो ऐसी कोई विशेष कठिनाई आपको नहीं आएगी। आपकी ये निश्चित है कि फर्स्ट टाइम कोई भी व्यक्ति ऋण लेने के लिए जाता है तो उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं हो सकती, ये बात बैंकर्स भी समझते हैं। सर, गवर्नमेंट सर्विस वाले लोगों को भी गवर्नमेंट की ओर से लोन मिलता है? देखिए, ऐसा है कि जब आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं और सर्विस में रहते हुए बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो इसकी तो परमिशन मिलती नहीं है, क्योंकि शासकीय सेवा में होते हुए कोई स्वयं का उद्यम दूसरा नहीं कर सकता है, ये बात बड़ी स्पष्ट है। हाँ, उसके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उसके जो बेटा बेटी है, वो जरूर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई है जैसे अन्य लोग ले सकते हैं। मेरा पीजी कारपेंटर वर्क को पार्ट टाइम में कंटिन्यू कर रहा हूँ, मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे कि मैं इस प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में अपना कैरियर बना सकता हूँ। मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आप प्लाईवुड वुड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है जो आप करना चाहते हैं, ये पीएमजीपी योजना में आप अप्लाई कीजिए इसको, तो आपको लोन मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख तक का लोन है पीएमजीपी योजना में, जैसा मैंने बताया। सर, मुझे उद्योग स्थापित करना, बट मेरे पास ऐसी कोई निधि नहीं है जिससे मैं बैंक को बता सकूं कि कैसे उद्योग स्थापित कर सकता हूं। मतलब कुछ है नहीं उनके पास निधि वगैरह, मार्जिन मनी वगैरह। देखिए, आपके पास मार्जिन मनी नहीं है तो जैसा मैंने बताया, पीएमजीपी योजना में मार्जिन मनी अनुदान सहायता आपको मिलती है, लेकिन हाँ, पीएमजीपी योजना में भी 5% तो अंशदान मिनिमम हितग्राही को देना पड़ता है। क्या उच्च शिक्षा में रिसर्च से रिलेटेड कोई परियोजना कार्य है? इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं है, इससे रिलेवेंट नहीं है। कुछ स्किप कर दो। हाँ सर। एमएसएमई क्या पूछे, कैसे? सर, एमएसएमई कैसे वर्क करता है? देखिए, एमएसएमई कैसे, आप विभाग की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, एमएसएमई विभाग जो है मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में उद्योगों का जाल यानी एमएसएमई का नेटवर्क स्थापित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित करता है, जिसमें हमारे बड़े उद्योग रहते हैं उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है और स्वरोजगार योजनाएं भी चलती हैं। इसके अलावा जो क्लस्टर होते हैं उद्योगों के, उन क्लस्टरों की स्थापना भी एमएसएमई विभाग करता है। क्लस्टर से अभिप्राय यह है कि बहुत सारे एक ही प्रकार के कार्य करने वाले
लोगों को एक जगह व्यापार उद्योग चलाने की सुविधा देना, उनके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर देना। तो इस प्रकार एमएसएमई विभाग कई सारी योजनाओं के माध्यम से उद्योग स्थापित करने, औद्योगिक इकाइयों को मदद प्रदान करता रहता है। सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान खोलने के देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये सब सर्विस यूनिट आती हैं, इसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। आप बैंक ब्रांच में संपर्क करें। जो लोग भी अपना यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, वो एक सिंपल परियोजना प्रतिवेदन एक बना लें, जिसमें आपको एक रूपरेखा हो कि कितनी राशि की आपको आवश्यकता है, और बैंक ब्रांच से संपर्क करें। सर, महिलाओं को योजनाओं का अधिकार लाभ कैसे मिले, अधिकतर लाभ कैसे मिले? देखिए, जैसा पीएमईजीपी योजना में बताया कि जहां सामान्य व्यक्ति को 15% मार्जिन मनी मिलती है, वहीं महिलाओं को 25% मिलती है, और यदि वो रूरल एरिया में लगाती हैं अपने यूनिट को, तो उनको 35% मार्जिन मनी अनुदान सहायता मिलती है। तो पीएमईजीपी योजना में महिलाओं को विशेष करके ज्यादा लाभ मिलता है। तो उससे पूछा, सिविल सेवाओं के संबंध में भारत सरकार के छात्रों के हित में कोई चालू योजना के संबंध में जानकारी देने की कृपा करें। ये तो सिविल सेवाओं के संबंध में तैयारी करने के। हाँ, किसी ने पूछा है सर, लोन चुकाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। लोन चुकाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका उद्यम सफलतापूर्वक आप संचालित करें। देखिए, आपका जो प्रॉफिट होता है, सबसे बड़ी इसमें जो मुख्य कठिनाई होती है किसी भी उद्यम को संचालित करने में, वो होती है विपणन की, मार्केटिंग की। तो जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी सेवाएं देते हैं, उसका मार्केटिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक ग्राहक आपको मिल सकें। जब आप अधिक से अधिक उत्पाद अपने बेच पाएंगे, सेवाएं दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी होगी और रेगुलर रिपेमेंट आप कर पाएंगे। इसलिए लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको अपना जो उद्यम है उसको सफलतापूर्वक संचालित करना, आपको अपना अकाउंट्स ठीक से रखना, आपको वित्तीय मैनेजमेंट करना आना चाहिए, तभी आप सफलतापूर्वक लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं। सर, ये पूछना, वर्मी कंपोस्ट एज अ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन मिल सकता है क्या? हाँ, ये जो वर्मी का ये जो है, यदि आप उसको एक प्रोसेस के माध्यम से करते हैं, जिसमें आपको इक्विपमेंट्स इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, और ये चीज आपकी मैन्युफैक्चरिंग श्रेणी में आती है, तो निश्चित रूप से आपको लोन मिलेगा। नहीं सर, दे दिए हैं सर ने अधिकतर क्वेश्चन। हाँ, जवाब। अगर मैं लोन लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? क्योंकि यहाँ तो लोन पास करने में ही काफी समय एवं धन ले लिया जाता है। तो बता दीजिए कि लोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने बताया कि आपका परियोजना जो आप बनाते हैं, जो आप अपना डीपीआर बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि बैंक ये सुनिश्चित करना चाहता है, जब भी आपको बैंक ऋण देता है, तो ये वो सुनिश्चित करना चाहता है कि आप उस उद्यम को सफलतापूर्वक स्थापित कर लेंगे, और उसने जो ऋण लादी दी है उसको वो नियमित रूप से आप रिपेमेंट कर देंगे। तो डेफिनेटली जब भी आपको बैंक के सामने जाना होता है, प्राय ये देखा जाता है कि लोग आधी अधूरी तैयारी के साथ बैंकर्स के पास में जाते हैं और फिर उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए आप लोग पूरी होमवर्क करके जाएं और बैंकों के पास, बैंकर्स के सामने अपने को रिप्रेजेंट ठीक से करें, तो निश्चित रूप से ऋण आपका जल्दी स्वीकृत हो सकता है। सर, हमारी शॉप या बिजनेस पहले से है और उसमें एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो हम कौन कौन सी योजना का लाभ ले सकते हैं? ऑलरेडी बिजनेस है। देखिए, ऑलरेडी बिजनेस है और एक्सपांशन करना चाहते हैं आप लोग, तो एक्सपांशन के लिए यदि आपने किसी बैंक से ऑलरेडी ऋण ले रखा है अपनी दुकान के संचालन के लिए, और आप यदि रेगुलर रिपेमेंट कर रहे हैं उनको, तो निश्चित रूप से खुशी खुशी वो बैंकर जो है आपको एक्सपांशन के लिए और लोन दे देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और कुछ दिन अच्छे चलने के बाद लॉस हो जाए, और जो लोन हमें मिल रहा है उसका यूज कर लिया है, तो अब कैसे रिटर्न करेंगे बैंक?
देखिए बैंक को, देखिए इसमें दो बातें जैसे मैंने बताई कि यदि आपने वो लोन लिया था और वो सीजीटी एमएससी में कवर यदि होता और आप डिफॉल्ट की स्टेज में आके डिफॉल्टर हो जाते तो सीजीटी एमएससी जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है वो आपका लोन का रिपेमेंट करता बैंकर्स को। लेकिन यदि आपने कोलेटरल और इत्यादि के गारंटर के माध्यम से ऋण लिया है तो बैंक अपनी ऋण राशि आपसे प्राप्त करने के लिए वो फ्री है, तो उसके लिए जो भी नियम है। लेकिन ये है कि आप ये कर सकते हैं इसमें, यदि आपका बिगड़ गया है तो बैंक से ये रिक्वेस्ट करें कि मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दें, रीस्ट्रक्चर करके दोबारा से अपने उद्यम को ठीक करके चलाएं और फिर उसको रिपेमेंट करें। आप अपने उद्यम को अपने लोन को रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। ठीक, ब्रेक ले लीजिए सर आप। कितने 10 बजे तक ही है ना, 3-4 मिनट ही बचे। जी पूछ ले और दे दे सर। अभी तो प्रश्न नहीं आया। ये कोई प्रश्न, आर्ट सर्विस, प्लीज गिव मी सम सजेशन। आप आर्ट सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब ये है कि आर्ट सर्विस से मैं क्या समझूं, मैं ये समझ सकता हूं कि जैसे आप कुछ आर्ट वर्क करते हैं तो लोगों के यहाँ वो पेंटिंग या इस टाइप का वर्क करना चाहते हैं, तो ये आर्ट सर्विस आप करना चाहते हैं इस प्रकार की। यदि इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत ही थोड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी, नहीं के बराबर, तो वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इसके लिए मैं कहूंगा कि आजकल जो आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज है, तो डेफिनेटली आप लोग यदि सर्विस सेक्टर में इस प्रकार के आर्ट वर्क को प्रमोट करके अपना यूनिट कुछ काम का धंधा करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करके आप लोग अपने उसको सर्विस एरिया को लोगों के सामने रख सकते हैं। रीस्ट्रक्चर कैसे करेंगे पूछ लिया। देखिए रीस्ट्रक्चर करने के अपने अलग नियम होते हैं, तो इसमें आपको बैंक शाखा से संपर्क करना पड़ेगा। ये बैंक से संपर्क करना पड़ेगा कि मेरे को लोन को रीस्ट्रक्चर करना है और ऐसा है, तो उस संबंध में बैंक आपको बताए, वित्तीय संस्था। ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने के लिए लोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। देखिए ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने के लिए ना सबसे ज्यादा ऋण दिया जाता है हमारे देश में। आप देखते हैं आए दिन मैक्सिमम जो गाड़ियां 4 व्हीलर उठते हैं वो लगभग सब लोन से ही उठते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बैंकों के माध्यम से किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए आप जो भी वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसमें ऋण मिल सकता है, क्योंकि उसमें ये सुविधा रहती है बैंकों के पास कि यदि आपको वो ऋण देते हैं तो वो आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हाइपोथिकेट कर लेते हैं, उसमें उनका अधिकार रहता है जब तक वो रिपेमेंट नहीं होता। तो यदि आप बैंक के सामने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले जाते हैं और आपका केस वायबल है, आप सफलतापूर्वक रिपेमेंट कर सकते हैं उसका, तो डेफिनेटली बैंक आपको ऋण देगा। सर पीएमईजीपी योजना में ब्याज दर क्या होती है? देखिए पीएमईजीपी, देखिए किसी भी शासन की योजना में ब्याज लगता है ऋण पे। जो सरकार अनुदान सहायता देती है उसमें तो कोई ब्याज लगता नहीं, वो तो आपको निःशुल्क दिया जाता है अनुदान के रूप में। तो जो ब्याज दर होती है वो किसी भी बैंक की जो बिजनेस लोन के लिए ब्याज दर होती है वही होती है। पीएमईजीपी योजना में भी आप 10% के आसपास ब्याज दर हो सकती है। आप ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं तो आप अपना पहले पूरा प्लान कीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और उसके बाद वित्तीय संस्थान से संपर्क कीजिए। और यदि आपका योजना जैसे पीएमईजीपी बताया योजना 25 लाख तक की है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, यदि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख से कम है तो इस योजनाओं में आप जिसमें आप पात्रता रखते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। सर स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए महिलाएं कैसे अप्लाई कर सकती हैं? हाँ, स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए उसका पोर्टल है, या आप किसी भी वित्तीय संस्थान बैंक में आप संपर्क करके इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उद्योग मित्रा इत्यादि पोर्टल बने हुए हैं जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ पेपर बैग्स मैन्युफैक्चरिंग इन अपकमिंग ईयर? देखिए अपकमिंग ईयर्स में पेपर बैग्स मैन्युफैक्चरिंग, और आपने एक और चीज देखी होगी आजकल नॉन वोवन फैब्रिक जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बैग्स बहुत मिलते हैं। पेपर बैग्स के अलावा जो प्लास्टिक नहीं, किसी भी मॉल से या कहीं से आप सामान लेंगे तो एक नॉन वोवन फैब्रिक बोलते हैं, उसका भी बहुत स्कोप है। पेपर बैग्स का भी बहुत स्कोप है क्योंकि ये प्लास्टिक बैन हो रही है और धीरे धीरे इसमें सख्ती होने के बाद एक समय ये पेपर बैग्स और नॉन वोवन फैब्रिक
जो बैग्स हैं वही चलेंगे, इसका बहुत स्कोप है आने वाले में। लेकिन ये सब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उन बैग्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। सर अगर एमपी ऑनलाइन की शॉप ओपन करनी है तो उसके लिए लोन मिल सकता है क्या? देखिए, आपको जो भी लोन योजनाओं में मिलता है वो आपको दुकान खरीदने के लिए नहीं मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। आप यदि एमपी ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं तो उसमें जो इक्विपमेंट लगेंगे, जैसे आपको कंप्यूटर लगेगा, आपको प्रिंटर लगेगा, आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, तो वो जो सर्विस यूनिट निश्चित रूप से योजनाओं में आपको लोन मिल सकता है। ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट प्रमोशन में कैसे मदद करेगी? प्रमोशन में देखिए, गवर्नमेंट में ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट प्रमोशन में कैसे मदद करेगी? देखिए, अभी तो ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें ज्वेलरी सेक्टर के लिए कोई गवर्नमेंट प्रमोशन करती हो। वैल्यू एडिशन इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, देखिए वैल्यू एडिशन जो है उसके एग्जाम्पल आप लोग कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दिए गए, जैसे सपोज आप नमक देते हैं, रॉ नमक होता है, नमक में जब हम वैल्यू एडिशन करके उसमें आयोडीन इत्यादि मिल के उसको, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे उत्पाद वो लोग बेचते हैं दुकानों में, जिसमें लाइट हार्ट के लिए फेवरेबल सॉल्ट होता है, तो उसमें आयोडीन इत्यादि मिलके उसमें एक प्रकार का वैल्यू एडिशन कर दिया है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक एग्जांपल है सॉल्ट का। सर लोहे के टुकड़े की कीले बना देते हैं, स्प्रिंग बना देते हैं, ऐसा एग्जांपल दिया। वो तो मैन्युफैक्चरिंग ही हो गया, पर वैल्यू एडिशन जैसे सॉल्ट ऑलरेडी आप यूज करते थे, उसमें आयोडीन ऐड कर दिया तो एडिशन हो गया वो। सर मुझे एक बैंकर बनना है, किस तरह से तैयारी? देखिए, बैंकर आपको बनना है तो उसके लिए निश्चित रूप से बैंक के जो एग्जाम होते हैं, बैंक की वैकेंसी निकलती है, उसमें आप तैयारी कीजिए और उसमें अप्लाई कीजिए, तो आप सफल हो जाते हैं तो आपको उसमें रोजगार मिल जाएगा एज ए बैंकर के रूप में। सर मुझे रियली अभी से उद्योग स्टार्ट करना है, मुझे सही गाइडलाइंस कैसे मिलेगी, और ऐसा इस बात की गारंटी कौन देगा कि मुझे लोन रियली मिल जाएगा और मेरा उद्योग स्टार्ट हो जाएगा? सर मेरी प्लानिंग बहुत समय से चल रही है, बट मनी प्रॉब्लम की वजह से निराश हो जाता हूँ। प्लीज सर। देखिए, इसके लिए आप हमारे जिला उद्योग केंद्र में संपर्क करें और वहां पे आप अपना पूरा प्रोजेक्ट बताएं, आपको कितनी ऋण राशि की आवश्यकता है, कौन सी योजना के अंतर्गत आप पात्रता रखते हैं, तो आपको जिला उद्योग केंद्र में आप मदद निश्चित रूप से मिलेगी। थैंक यू। ठीक, बंद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे विद्यार्थियों को शासन से संबंधित जो योजनाएं हैं स्वरोजगार की, उनके बारे में सर ने आपको बताया और आपके खूब सारे प्रश्नों के उत्तर भी सर ने दिए। तो ये एक बहुत अच्छा आज का हमारा ये सत्र रहा, जिसमें कि आपकी बहुत सारी जिज्ञासाओं को सर ने समाधान किया, उसका शंका समाधान किया। विद्यार्थियों, अब हम आपको रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस की तरफ ले चलते हैं और उस कड़ी में सबसे पहले हमारे बीच में श्री अनुराग असाटी जी हैं। श्री अनुराग असाटी जी यही भोपाल से, उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज से इंजीनियरिंग किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फिर जॉब भी किया उन्होंने, और अभी आप सुनते होंगे, आपने एक सुना होगा कबाड़ी.com। अब देखिए, आउट ऑफ बॉक्स सोचने का, अर्थात मतलब ऐसे आइडिया जिसमें कि लोगों को भी फायदा हो, सबको फायदा हो, और एक जो कबाड़ी.com, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे
कि कबाड़ी.com का अर्थ ये हुआ कि जो हमारे यहाँ जो कबाड़े वाले हैं वो आप जानते हो ठेले पर रद्दी और वो सब खरीदने के लिए आते हैं और हम उसमें बहुत सारे मैनिपुलेशंस वगैरह सब देखते हैं, हम उनसे खूब सारी बार्गेनिंग भी करते हैं, फिर भी वो तौल मार दिया, कुछ कर दिया। अब उसी को देख करके असाटी साहब के मन में देखिए किस तरह से एक आइडिया आया और आज इतना बड़ा बिजनेस असाटी साहब का भोपाल में खड़ा हो गया है, बल्कि दूरस्थ जगह पे भी अब कबाड़ी.com बहुत प्रसिद्ध है, बहुत कम पूंजी से, लेकिन सिर्फ एक बहुत अच्छे आइडिया के साथ में किस तरह से स्वरोजगार की तरफ बढ़ा जा सकता है और उसको बहुत बड़ा स्वरूप दिया जा सकता है। इसकी ज्वलंत मिसाल हमारे बीच में श्री अनुराग असाटी जी हैं और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने आपसे मुलाकात करने के लिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें आज आधे घंटे का अभी समय दिया है और मैं स्वागत करता हूं प्रशासन अकादमी में श्री अनुराग असाटी जी का और उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों के साथ वो आज चर्चा करें और इन यंगस्टर्स को ये बताएं कि किस के नवाचार कैसे किए जाते हैं, आइडिया को किस तरह से एक स्वरोजगार में बदल दिया जाता है और जो एक पैशन है वो प्रोफेशन में कैसे बदल जाता है। श्री अनुराग असाटी जी। नहीं मास्क उतार सकते हैं जी। थैंक यू सर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा सर ने बताया कि कबाड़ीवाला.com, तो जी हाँ, मैंने अगर प्रोफेशन बोला जाए तो मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है आईटी ब्रांच से, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पर काफ़ी लोगों को ये रहता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद कबाड़ी कैसे बन गए, और ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। जब मैं अपने कॉलेज में था और मैं अपना फाइनल ईयर में था तो मेरे फ्लैट पे बहुत सारी न्यूज़पेपर इकट्ठे हो गए थे। वो न्यूज़पेपर को बेचने के लिए मैं बाहर निकला, मुझे किसी कबाड़ी वाले को दे देंगे और वो कुछ पैसे दे देगा। जब मैं बाहर निकला तो मुझे कोई भी कबाड़ी वाला मिला नहीं, मतलब 1-2 घंटे बाद फिर मैंने देखा तो कोई ठेले वाला निकल नहीं रहा था। फिर मैं पास में एक दुकान थी कबाड़ी की जो हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, एरिया में होती है, मैं उसके पास गया और मैंने उससे बोला कि यार आप आएंगे और अब मेरे घर से कबाड़ ले जाएंगे क्या? तो उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। बट टाइम निकल गया, पूरा दिन निकल गया, कोई आया नहीं मेरे घर कबाड़ लेने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये प्रॉब्लम है। ये अगर मैं, क्योंकि मैं भोपाल पढ़ने के लिए आया हुआ था, अब बाकी जो यहाँ पे भोपाल में जो लोग रहते हैं अगर उनको भी कबाड़ या जो वेस्ट है उसको देना होगा तो वो कैसे देते होंगे? वो जनरली इसको फेंक देते होंगे, डस्टबिन में डाल देते होंगे। और जो हम बहुत सारे हम अपने शहर के बाहर, गाँवों के बाहर एक कचरे का ढेर देख रहे हैं, वो ढेर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको इस चीज का, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार इसका ऐसा होना चाहिए, कोई एक नंबर हो सकता है यहाँ पे, जो सबके पास एक नंबर हो, जब भी किसी को कबाड़ देना हो वो नंबर पे फोन करे और कबाड़ी वाला आ जाए और कबाड़ ले जाए उनके समय के अनुसार। जैसे कि आप देखते हैं काफी लोग, जैसे मैं कॉलेज जाता था, काफी लोग नौकरी करने जाते हैं, वो संडे को छुट्टी है उनकी, तो वो डेली नहीं रहते, और संडे को छुट्टी है, जब उन्हें कबाड़ देना है तो वो कोई मिल नहीं रहा है तो वो सीधे सीधे कचरा फेंक देते हैं। तो इस सोच के साथ पहले हमने सोचा कि एक नंबर हो सकता है, जो नंबर होगा और उस पर नंबर पे सब लोग कॉल करेंगे और जब भी वो चाहेंगे तब आ जाएगा वो। पर ये हम क्योंकि आईटी बैकग्राउंड से थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हमने सोचा यार नंबर कब कितना बांटेंगे, क्या करेंगे। एक वेबसाइट हो सकती है, एक सिंपल सी वेबसाइट होगी जहां पर लोग आएंगे, अपनी जानकारी देंगे, अपना नाम और अपना पता बताएंगे, और हम उस तारीख, जिस तारीख को, जिस समय को वो देना चाहते हैं उस समय में हम अपनी गाड़ी भेज देंगे और कबाड़ उठ जाएगा। ये बहुत सिंपल सी चीज थी वेबसाइट, क्योंकि हम इंजीनियरिंग कर रहा था तो वेबसाइट बनाना काफी इजी था। तो हमने फिर वेबसाइट बना ली, और वेबसाइट बनाने के बाद क्योंकि आज मेरे ख्याल से 23 फेब है, ये हमने 27 फेब 2013 2013 में, बस 4 दिन बाद ही, ये 2013 में हमें ये आइडिया आया था और 28 फरवरी को हमने इसको लॉन्च कर दिया था। फिर जब इसको लॉन्च किया तो हमें ये नहीं पता था कि कैसे काम होता है कबाड़ का, कैसे करते हैं, कबाड़ खरीदते कैसे हैं या लेते कैसे हैं, उसको रिसाइकल कैसे करते हैं, तो बहुत दूर की बात थी। बस वेबसाइट बनाना आता था तो हमने वेबसाइट बना ली थी, उसके आगे का हमें कुछ नहीं पता था। तो वेबसाइट बनाने के बाद 1 मार्च को हमें, क्योंकि हमने इसको फेसबुक के थ्रू सब जगह पोस्ट किया और लोगों को बताया कि यार आप अब कबाड़ भी ऑनलाइन बेच सकते हो, क्योंकि नया नया हमारे अंदर जोश था कि हम लोगों को जागरूक करेंगे कबाड़ बेचने के लिए।
तो 1 तारीख को एक रिक्वेस्ट आई, एक हमें ऑर्डर आया। ऑर्डर में हमें बताया गया कि आप इस लोकेशन पर आइए और हमारा कबाड़ ले जाइए। हम काफ़ी खुश हुए। अब कॉलेज में हम लोग रूम में 3-4 दोस्त रहते थे, तो हम लोगों ने बाइक उठाई और उस घर पे चले गए। बट हम चले तो गए उत्सुकता में कि वहाँ जाएंगे और उसके आगे क्या करेंगे ये को हम भूल गए थे। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे एक जब जिस घर पे हम गए वहाँ पे हमने बेल बजाई, वहाँ से वो आए, उन्होंने बोला कि जी बताइए। तो शॉकिंग बात ये थी कि वो मेरा कॉलेज का जूनियर था। वो मेरा कॉलेज का जूनियर, उसने मुझसे बोला कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैंने बोला यार तुमने कबाड़ के लिए बुलाया था तो कबाड़ लेने आया हूँ। तो वो बोलता है कि सर अभी तो कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुआ है, थोड़ा इंतजार करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, नौकरी लग जाएगी। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि आप कॉलेज खत्म नहीं हो और आप कबाड़ खरीदना शुरू कर रहे हो। तो वो काफी ऐसा था कि आपको लग सकता है कि यार कॉलेज के सीनियर हो और आप जूनियर के यहाँ से कबाड़ उठा रहे हो और ये सब चीजें, बट उस टाइम पे वो सब ध्यान नहीं था क्योंकि उस टाइम पे मजा आ रहा था करने में। मजेदार बात ये थी कि अब वो तो अपना कबाड़ ले आया, उसने अपने घर के बालकनी में वहां पे रखा हुआ था, वो बाहर लेके आया। हमें पता नहीं था अब करना क्या है, हम तो खाली हाथ पहुंच गए थे वहां। बोलता अब इसको ले जाओ, अब उसको तौलेंगे कैसे, उसका हम दाम क्या देंगे उसे, हम ये ले जाके रखेंगे कहाँ, करेंगे क्या, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था। तो हम अब उसके बाद हम वहां पे रुक गए कि हमें पता नहीं चल रहा हम करें क्या। फिर हम बाहर आए, हमने आसपास एक ठेले वाले को ढूंढा, कहीं से उसको लेके आए, बाइक पे बैठा के उसको कबाड़ दे दिया। तो वहां पे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई कि चलो कुछ काम आया था, हमने वो करके दिया। वो ठेले वाले से मैंने बोला, जब मैं बाहर निकला वहां से और जो मेरे दोस्त थे, मैंने बोला भैया कुछ तो दे दो, हम क्योंकि अपना पेट्रोल लगा के वहां तक आए हैं, आपको इतना कबाड़ भी दिला दिया, कुछ तो पैसे दे दो, पेट्रोल का खर्चा निकल जाए। उसने बोला भैया कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं है, और उसने हमें 2 रुपए का एक सिक्का दिया। बोलता है ये ठीक है, ये रख लो। मैंने बोला कुछ दे दो, पहली बार कोई काम किया, उसका कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। तो उसने फिर 2 रुपए का सिक्का दिया। तो वहां से हमारी जर्नी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 13 मार्च 2013 में हमारा या दैनिक भास्कर है, उसमें फ्रंट पेज पे न्यूज आई कि कॉलेज के कुछ लड़कों ने ऑनलाइन कबाड़ का काम शुरू किया है। मैं जनरली रात में काम करता था और वेबसाइट वगैरह बनाता था, तो मैं 11 बजे के पहले 11 बजे तक सोता रहता था, रात में 6 बजे तक काम करता था, तो वो लेट उठता था। तो मेरा फोन सुबह सुबह से बज रहा था काफी देर तक। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा इतने सारे मिस कॉल्स पड़े हुए हैं, वेबसाइट पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं लोगों के फोन आ रहे हैं आप हमारे यहाँ से कबाड़ लेने आ जाओ, हमारे यहाँ से कबाड़ लेने आ जाओ। तो समझ नहीं आ रहा था अब करना क्या है। तो मैं काफी डर गया मतलब कि अब करेंगे क्या, लोगों को जवाब क्या दें, क्योंकि जब पहली बार करने गया था तो पता नहीं था करना क्या। वो तो कैसे भी करके कबाड़ी वाले को पकड़ा और उसको ले गए। और दूसरे दिन मेरा इंटरनल था और मैंने सोचा चलो एग्जाम की तैयारी करते हैं, और मैंने फोन आ रहे थे इतने ज्यादा, तो मैंने अपना फोन बंद कर दिया, फोन स्विच ऑफ किया और मैं एग्जाम की तैयारी करने लगा। एग्जाम की तैयारी करते वक्त मैं दूसरे दिन जब इंटरनल देने गया, तो इंटरनल देने के टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ऐसी परेशानी है जो आम जनता को भी हो रही है। अगर एक न्यूज ने, एक इनिशिएटिव ने इसको लोगों को इतना जागरूक कर दिया, इतने सारे लोग आपको फोन कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में चलता रहा, एग्जाम चलता रहा। फिर धीरे धीरे जैसे कॉलेज में होता है, लास्ट सेम आया, जॉब प्लेसमेंट चलते हैं, ये सब करते रहते हैं। तो जो एक हमारे यहाँ एक मानसिकता है और सब जगह चलती है कि पहले नौकरी तो करो, नौकरी करनी जरूरी है, पर मेरे दिमाग में था नहीं यार ये करना है। बट वो प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि उस टाइम पे इतनी जागरूक, आज तो स्टार्टअप इंडिया सब जानते हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, घरों में बातें हो रही हैं। उस टाइम पे स्टार्टअप इंडिया का ऐसा कोई मुहिम नहीं चलता था और कोई जानता भी नहीं था। तो हम लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता उस टाइम पे सबको मनाना या घर वालों को मनाना, अपने सर्कल्स में जो फ्रेंड सर्कल्स हो, रिलेटिव्स हो, सब कुछ भी हो, इन सबको बोलना कि यार आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो। तो लोगों की मानसिकता ऐसी नहीं होती थी उस समय। तो बट मेरे को ये करना था, तो कैसे भी करके फिर लगा कि नहीं, इतना प्रेशर था कि जॉब करो। मैं जॉब करने भी गया, मैंने जॉब भी की। जॉब करने के टाइम भी मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो मुझे करना हुई, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था और मुझे लग रहा था यार वो द कबाड़ी वाला ही है जो मुझे करना है, इसमें मजा नहीं आ रहा है। मैं अच्छी जॉब में था, एक आईटी की जॉब में था, जैसे एक अच्छे पैकेज पे होता है इंसान, वैसा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट वो मजा नहीं आ रहा था क्योंकि हम वही एक काम कर रहे थे जो सारी दुनिया कर रही है, वही एक रैट रेस फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे आपको स्कूल जाना होता है, फिर आप कॉलेज जाते हो, फिर आप नौकरी करते हो, फिर आपकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर उनकी पढ़ाई, फिर उनकी शादी।
तो यही चलता रहता है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है, आप सबने भी सुना होगा कि जब हम 10th क्लास में आते हैं तो 9th क्लास से बोलना शुरू हो जाता है, बेटा 10th क्लास में पढ़ लो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर 10th पास करते हैं तो फिर बोलते हैं बेटा 11th 12th अच्छे से कर लो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। 11th 12th अच्छे से कर लेते हैं, फिर बोलते हैं बेटा इंजीनियरिंग में मेहनत कर लो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। इंजीनियरिंग के जब लास्ट में आते हैं बोलते हैं बेटा कैंपस प्लेसमेंट आ रहा है, अच्छे से मेहनत कर लेना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, लाइफ सेट हो जाएगी। जब नौकरी करने जाते हैं तो बोलते हैं अच्छी परफॉर्म करो, अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा आपको पोजीशन मिलेगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर शादी होती है तो बोलते हैं अगर बच्चे पढ़ ले हमारे तो लाइफ सेट हो जाएगी। बच्चे पढ़ लेते हैं तो लगता है बच्चे के अच्छे शादी हो जाए, अच्छी जगह घर बस जाए तो लाइफ सेट हो जाए। ये हमेशा चलता रहता है और मुझे नहीं पता आज तक किसी की लाइफ सेट हुई है या नहीं हुई है। और ये एक भाग दौड़ है जहाँ पे हम जो दुनिया ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है हम उसमें फंसे जा रहे हैं और हमें खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो एक समय के लिए हमको खुद को रुकना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, हमें किस दिशा में जाना है। क्योंकि अगर हम जो दुनिया ने बनाया है उसी में फ्लो में बहते जा रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। हमारे टाइम पे हमें बस ये पता था या तो इंसान इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है, तीसरी कोई चीज पता नहीं थी हमें। आज इंटरनेट की इस दुनिया में हमारे पास नॉलेज का इतना भंडार है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हो हमारे ऊपर है। बट हम चाहें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज आप देखेंगे हर चीज में हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में आपको ग्रोथ है, स्कोप है, आप अपना कैरियर बना सकते हैं। वो चाहे आपको क्रिकेटर बनना हो, आपको सिंगर बनना हो, आपको डांसर बनना हो, आपको कुछ भी कर सकते हैं, आप स्टार्टअप करना हो, आपको अपना खुद का कुछ भी बिजनेस करना हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बट हमें उस टाइम पे पता नहीं होता था कि क्या क्या है। हमें बस ये पता था कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सब आज आप लोगों के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप लोगों के पास इतनी ज्यादा जागरूकता है और ये इस तरीके के सेशन हो रहे हैं जहाँ पर आप कोई बता पा रहा है, आपको बहुत सारे लोग बता रहे हैं क्या आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है। पहली बात ये पता होना चाहिए आप किन किन दिशाओं में जा सकते हैं। अगर वो पता होगा तो आप सही दिशा लेंगे। जैसे हम लोगों के साथ हमें पता था सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर, दो दिशा थी और हमें अगर कुछ करना भी था तो हम वो कर ही नहीं पाए कभी, क्योंकि हमें ये लगा कि सिर्फ दो ही तो तरीके होते हैं इंजीनियर। और हमारे यहाँ ये बहुत है कि हमें इंजीनियरिंग करने के बाद, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग करने के बाद अब पता चला लाइफ में करना क्या था। अगर ये पहले पता चल जाता तो मैं अपने 4 साल बचा लेता या मैं उस दिशा में पढ़ाई करता, उस दिशा में जाता जो मुझे करना था। बट क्योंकि इंजीनियरिंग करने के दौरान ही मुझे पता चला कि अच्छा मुझे लाइफ में अब करना क्या, तो इंजीनियरिंग मेरी 12th क्लास की तरह हो गई जहाँ पे मुझे पता चला अच्छा अब मुझे किस दिशा में जाना है। ऐसे मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद लॉ पढ़ा, जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ और सेक्टर में चले गए। तो क्योंकि पहले पता नहीं था, नॉलेज नहीं था। आज आप लोगों के पास बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं और आप लोग के पास कितनी दिशाएं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो फिर मैं जब जॉब करने गया तो जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार मुझे वापस आना है, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, एक ट्राई देंगे, क्या होगा, फेल हो जाएंगे। क्योंकि हमें बहुत बड़ी हमारी मानसिकता होती है, हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास हमारे दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था वो आज कहाँ पे नौकरी कर रहा है, उसका कितना पैकेज हो गया है, आज वो कितने रुपए कमा रहा है, आज वो कौन से विदेश घूम रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये सब दिमाग में चलता रहता है। बट दिमाग में ये था कि यार क्या होगा अगर हार जाएंगे, एक बार एक ट्राई तो बनता है। तो फिर मैंने अपने घर पे बात की और मेरे भैया और पापा दोनों से बात की। दोनों ने कहा ठीक है अब अपने मन की भी करके देखो एक बार। तो मैंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ के मैं वापस आया और मैंने फिर से वो शुरुआत की, फिर से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। क्योंकि कबाड़ी एक ऐसा शब्द है ना, लोगों का रिएक्शन ही बदल जाता है। हम जब बात करते हैं ना किसी कबाड़ी वाला, या आप लोगों ने भी जब सुना था कबाड़ी वाला, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही है। अगर देखा जाए सही काम, सबसे ज्यादा जरूरी काम कोई कर रहा है तो वो वही सफाई कर्मचारी है, वो कबाड़ी है। उसकी वजह से आपको आज जो भी आप सामान यूज कर रहे हो वो आप तक पहुंच पा रहा है और आपके आसपास सफाई रह रही है। ये कैसे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक मैं भी इसमें काम नहीं कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था इसमें क्या होता है। वो अब मुझे, क्योंकि मैं इस सेक्टर में, मुझे पता है कि कितना ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब मैं वापस आया तो मैंने देखा यहाँ पे लोगों में, यहाँ पे क्या कहीं पे भी जागरूकता नहीं है कबाड़ को लेके। लोगों की मानसिकता क्या है, लोग जब किसी के घर कबाड़ लेने के लिए जाते हो किस तरीके से बात करते हैं। तो इनिशियली ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल मैं खुद लोगों के घर कबाड़ लेने गया, लोगों का फोन आता था, मैं कबाड़ लेने जाता था। तो ये काफी ज्यादा मजेदार मोमेंट होता था, लोगों के घर कबाड़ लेने जाना। लोगों को लगता था कि जो मैं देखता था लोगों का जो व्यवहार होता था कबाड़ियों के प्रति, वो खुद मैंने देखा है। लोग अपने घर के कोने में कबाड़ फेंक देते थे और बोलते थे वहां से उठा के ले जाओ, और उठा के ले जाके उसको साफ करके जाना,
लोग इस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि वो भी एक काम है, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं थी। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले लोगों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि जो कबाड़ लेने आ रहा है वो भी एक इंसान है, उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट चाहिए जितने की आप एक आम आदमी को देते हो और एक आप अपने आप से उम्मीद करते हो कि लोग आपको दें। तो हमें लगा कि सबसे पहले मानसिकता बदलनी होगी, लोगों को ये जागरूक करना होगा कि कबाड़ को लेके लोगों की मानसिकता या कबाड़ी वाला को लेके लोगों की मानसिकता बदले। तो हमने सबसे पहले लोगों को ये अवेयर करना शुरू किया और हमने ये बोला कि हम कबाड़ सिर्फ उनके यहाँ से लेंगे जो लोगों से अच्छे से बर्ताव करेंगे। हम ऐसे किसी भी के यहाँ से भी कबाड़ लेने नहीं जाएंगे जो भी लोगों से अच्छे से बर्ताव नहीं करेंगे। ये कहानी एक आज सुनने में बहुत अच्छी लग सकती है या ये लग सकता है कि ये अच्छी जर्नी रही है, बट उस मोमेंट पे आप देखिए कि आपके घर कबाड़ लेना जाना, आपके यहाँ कचड़े उठाना, ये बहुत लोगों को लगता है बहुत कैसा काम है, लेकिन हमें बहुत मजा आ रहा था। हमें लग रहा था कि नहीं, अब कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा, अगर कुछ साफ करना है तो अपने हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। और यहीं से हमारी उसकी शुरुआत हुई। फिर काफी बार ऐसा होता था, क्योंकि हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं और काफी लोगों को ये लगता है कि पैसे नहीं होते हैं तो हम बिजनेस कैसे करें। आप लोगों के मन में भी शंका होगी कि पैसे जरूरी है बिजनेस करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं, हमने ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मात्र जब पहले दिन हमने ये शुरू किया था, हमारे पास 1500 रुपए थे और वो 1500 रुपए से हमने ये बिजनेस चालू किया था। और हमने सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में पैम्पलेट बनवाए और वो लोगों तक पहुंचाए और उसके थ्रू हमने फिर ये बिजनेस की शुरुआत वहां से हमने की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि पैसा जरूरी होता है, लेकिन एक समय बाद आप बिजनेस को प्रॉपर अगर सही तरीके से समझें, सही तरीके से प्लान करें, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पैसा इतना बड़ा बर्डन नहीं होता, पैसा तो आपको मिल जाएगा। काफी लोगों को लगता है कि बिजनेस करो, आजकल आप लोग देखते हैं स्टार्टअप है, स्टार्टअप करने से बहुत इन्वेस्टमेंट मिलता है, बहुत फंडिंग मिलती है, ये सब होता है, उसका सही टाइम है, सही वक्त है। उसके पहले आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपनी लगन, अपनी जुझारूपन दिखाना होगा, जिससे आप उसमें अपने क्या आपने किया है, आपके पास जो भी थोड़ा बहुत 500, 1000, 2000, 5000 जो भी रुपए, उससे आप कितना पहुंच पाते हो, शुरुआत हो सकती है। जैसे हमने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, 1500 रुपए से हमने शुरुआत की थी। आज हम लोग 505 सिटीज में हैं और लगभग हमारे अभी ओवरऑल देखा जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा हम लोगों के पास लोग हैं जिनको सर्विस दी है। और अभी हम लोग अच्छा खासा बिजनेस भी कर रहे हैं। तो और हम लोगों ने अभी 350 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया हुआ है, 350 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। तो आप अगर सोच सकते हैं तो वो पॉसिबल है, बस ये सोचना है कि आप करना चाहते हैं। किसी को देख के करना अच्छी बात है, लेकिन उसको समझना कि क्यों करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया, जब मैं शुरू कर रहा था तो मैं खुद ही जाता था लोगों के घर से कबाड़ लेने, खुद ही जाता था लोगों को बताने कि हमारा ये। तो यहाँ भोपाल में, अगर आप लोग को पता हो, भोपाल में एक विशाल मेगा मार्ट करके एक जगह है। विशाल मेगा मार्ट के बाहर मैं पैम्पलेट बांट रहा था। वो आपने देखा होगा, छोटे छोटे पर्चे होते हैं, वो उसमें लिखा था कि ये कबाड़ का आप बेचना चाहें तो इस नंबर पर फोन करें, वेबसाइट पे जाएं। मैं वो बांट रहा था, तो वहां पे एक फैमिली आई, उन्होंने, एक अंकल थे, उनके साथ उनकी वाइफ और 2 बच्चे थे। वो मेरे पास आया, उन्होंने पूछा, बेटा ये सब क्या करते हो, क्या काम है? मैंने उनको बताया, अंकल ये द कबाड़ी वाला है, हम आपसे, आप हमें फोन कर दें या वेबसाइट पर बुकिंग कर दें, आपके घर गाड़ी आ जाएगी, कबाड़ ले जाएगी। तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या तुम ये सब पढ़ाई क्या की है तुमने? मैंने बोला अंकल हमने इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो उन्होंने अपने दोनों बेटे को बुलाया और मुझसे कहते हैं, ये मेरा बड़ा बेटा है और इसने डॉक्टरी की, डॉक्टर बन रहा है, ये एमबीबीएस कर रहा है, और ये मेरा छोटा बेटा है, मैं इसको इंजीनियर बनाने वाला था, पर अब तुम्हें देख के नहीं बनाऊंगा। तो ये हमारे यहाँ लोगों की मानसिकता है। आप सोच सकते हैं उस समय जब मैं वहां पे खड़ा था और मैं ये कर रहा था, मुझे कैसा लग रहा होगा। बट मैंने उनसे इतना ही बोला, अंकल कोई बात नहीं, आपको जो बनाना है वो आप बनाइए, बट कुछ समय बाद आप जरूर देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि यार इंजीनियर हो के आप, क्योंकि मैंने बताया ना, मानसिकता ऐसी है, कबाड़ का काम कर रहे हो, ये तो कबाड़ी है, ये तो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। जब एक बार
कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि यार तुम्हारे घर में लोगों को कैसा लगता है कि तुम इंजीनियरिंग करने के बाद कबाड़ का काम कर रहे हो, तो मैंने बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कबाड़ वो शब्द है, कबाड़ वो भी एक काम है। आप हर जैसे टीचिंग एक काम है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ करना है वो काम है, मैनेजर बनना एक काम है, 10 चीजें करना एक काम है, सीए बनना एक काम है, तो कबाड़ भी तो एक काम है। लोग लेकिन उसको समझते नहीं। तो हमारा वो मेन था कि इसको मानसिकता बदलेंगे लोगों की, और हमने कैसे भी करके कोशिश की और आज बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। और यही सब नतीजा है कि आज यहाँ पर मुझे बुलाया गया और आप लोगों को सब बता पा रहा हूँ। अगर हमने आज वो अचीव नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता, और तो आप लोग को ये सब बता नहीं रहा होता। और हमें इसके लिए बहुत ज्यादा बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। फोर्ब्स की जो मैगजीन होती है, फोर्ब्स 30 under 30 में हमें सिलेक्ट किया गया। मध्य प्रदेश का हमारे जो सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आप सोच सकते हैं कि कबाड़ क्या कर सकता है, तो एक कबाड़ी वाला आपके राज्य का ब्रांड एम्बेसडर है, आप ये सोचिए। तो ये सब मानसिकता हमने ये बदली कि लोग आज जो एक कबाड़ी को कबाड़ी समझते थे, आज वो आपके राज्य का एक ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। तो ये सब पॉसिबल है और ये सारी चीजें कर किए जा सकती है, बस आपको सोचना है। और कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे अब कुछ बिजनेस करना है। आपने मेरी कहानी सुनी होगी, आपको लगा होगा मुझे अपना बिजनेस करना है, वो कैसे करेंगे? तो उसमें बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको बहुत सिंपल सा ये सोचना है कि आसपास प्रॉब्लम क्या है, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी लगता है आपके आसपास, क्योंकि इंडिया ऐसा डेवलपिंग नेशन जहां पर आप ये सोच सकते हो आपको 1000 प्रॉब्लम मिल सकती है, जितनी भी आपको प्रॉब्लम मिल रही है वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें से देखो एक कोई प्रॉब्लम पकड़ो कि आसपास आपके क्या परेशानी। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ये किया है, आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आप वही करने जाएं। हो सकता है आप वो करें, उसको नए तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ करना है और आप देख रहे हैं आपके आसपास से प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सोचे आपके पास क्या तरीका हो सकता है, कुछ नया वे हो सकता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वही आपका स्टार्टअप हो सकता है, वही आपका बिजनेस हो सकता है, वो बिजनेस का रूप ले सकता है। तो आपको एक नई प्रॉब्लम को पता करना है, नया आपके आसपास जो वो, क्योंकि जो मैंने किया वो मेरी ही प्रॉब्लम थी, मैंने वो प्रॉब्लम फेस की और आज वो एक बिजनेस का रूप ले लिया है। आप भी कोई परेशानी फेस करते होंगे, सोचिए उसका क्या सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ही आपको आपका बिजनेस दे सकता है। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन? हाँ बता देता हूँ जी। बहुत बढ़िया सर। आपने यह ऐप बनाई कैसे? ऐप बनाई या वेबसाइट? हाँ, तो हमने ऐप और वेबसाइट दोनों बनाए हैं। ऐप हमने पहले आपको सोचना होगा, सबको ये लगता है कोई भी बिजनेस करने के लिए ऐप और वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये सोचना होगा आपका बिजनेस क्या उससे रिलेटेड है, डिपेंडेंसी कितनी है उसमें, ऐप पे ही डिपेंडेंसी है, वेब पे डिपेंडेंसी है, या शुरुआत के लिए हम उसे बोलते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अगर आप MVP से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आपको देखना है कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो मैंने अपने एरिया में टेम्पलेट लिया, नंबर बंटवा दिए और लोगों ने कॉल किया, तो वहां से टेस्ट हो गया मेरा बिजनेस कि हाँ चलेगा, फिर आप उसे ऐप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐप अगर आप के पास आपका, क्योंकि अगर आपकी IT कंपनी है, अगर आप चाहते हैं कोई ऐप बेस्ड कंपनी है, तो जरूर ढूंढें आपका कोई दोस्त, कोई साथी जो आपका पार्टनर बन जाए, जिसको IT का इंटरेस्ट हो, IT काम आता हो, वो आपकी ऐप बनाने में मदद कर देगा। अगर वो IT कंपनी नहीं है, आप खुद, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप खुद सीखना चाहते हैं खुद सीखे, बट अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो किसी कंपनी को हायर करें, उन्हें कुछ पैसा दें और वो ऐप बना देगी आपके लिए। इसमें कुछ अमाउंट लगता है ऐप या वेबसाइट बनाने में? बिल्कुल अमाउंट लगता है, वो डिपेंड करता है। अगर आपका कोई जान पहचान वाला है तो वो हो सकता है आपकी मदद करे और बिल्कुल मुफ्त में बना दे। और कोशिश करें, स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप जितना फ्री में काम करवा सके, मैंने तो पूरा काम फ्री में करवाया था, जितना फ्री में करवा सके, रेफरेंस के थ्रू मदद मांगे, मदद मांगने से पीछे नहीं हटें, 10 लोगों से पूछे, कोई ना कोई आपके लिए थोड़ा सा काम कर देगा फ्री में। और कॉस्ट कितनी आती है किसी भी, अगर कोई पैसे ले रहा है तो डिपेंड, ये बिल्कुल वैसी बात है जहाँ पे आप ये बोलना चाहते हो कि मेरे घर बनवाना है, कितने रुपए लगेंगे, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कितने स्क्वायर फुट में घर बनवाना है, कितनी मंजिल का घर बनना है, घर के अंदर कितनी लाइट लगवानी है, कितना इंटीरियर होना है। तो वो जितनी जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक उसका नहीं पता चलेगा। इसलिए शुरुआत में कभी भी पूरा मत बनवाओ, जो बहुत बेसिक सा पता है वो किसी दोस्त यार के थ्रू थोड़ा सा MVP जो छोटा सा प्रोडक्ट है वो बनवा लो, फिर बाद में वो अपने आप उसका रूप ले लेगा जब आपके पास पैसे भी आ जाएंगे। सर शुरू में आप अकेले स्टार्ट किए थे या कोई साथ में पार्टनर भी? मेरे दोस्त लोग थे और मेरे जो कॉलेज में फैकल्टी थे, मैंने उनसे डिस्कस किया कि हम ये काम करना चाहते हैं, मुझे आइडिया आया, उन्होंने कहा ठीक है हम इसको साथ में करेंगे।
तो वहां से हम साथ में हुए। तो आपके दोस्त यार जो कॉलेज में जैसे मेरे रूम पार्टनर्स थे, तो आपके जो दोस्त हैं, जो हो सकता है आपको फैकल्टी से बात करनी हो, आप अपने फैकल्टी से बात कर सकते हो, वो आपका साथ दे सकते हैं। तो अभी भी मैं और जो मेरे फैकल्टी थे, हम दोनों उस बिजनेस में पार्टनर है और हम लोग ही इसको कर रहे हैं। आप किस ईयर में ब्रांड एम्बेसडर बने? मैं 2018 में बना था। सर आपके साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, आपका कोई कांटेक्ट नंबर क्या है? जी, आप मेरे साथ मिलकर बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने शहर में खोल सकते हैं। नंबर लिखिए 7697260260। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ 7697, मैं कर देता हूँ 7697260260। आपका नाम ठीक है। तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप बता सकते हैं कि आपको बिजनेस करना है, जो भी आपको जानकारी है इस नंबर पे दे दी जाएगी। सर आपकी तरह काम मुझे भी करना है अभी, और बीएससी फाइनल ईयर में हूँ। तो मैंने जैसे अभी एक बात बोली थी कि मेरी तरह काम करना है, तो अगर मेरा ही काम करना है तो मैंने बताया आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपने शहरों में आप हर जगह इसको फैला सकते हैं। बट मैं सोचता हूँ कि आप ये, मैंने जब बोल रहा था मैंने ये बोला था, आप ये ना सोचे कि मैंने किया तो अब यही आपको करना है। आप अपने आसपास जो प्रॉब्लम देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढें और उसको सॉल्व करें और वो प्रॉब्लम को समझें। डेफिनेटली आपको एक नया बिजनेस और एक नया रूप मिलेगा। आपका इंटरेस्ट क्या है वो जाने, दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम मत करें। अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली करें, तो वो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि ये जोश थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, आप अभी मेरी कहानी सुन रहे हैं, आपको लग सकता है कि अभी यार ये बहुत अच्छा है, ये तो मुझे करना चाहिए, मुझे यही बिजनेस करना है, इसमें इतनी सक्सेस मिली है। हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेस कर लो, बहुत अच्छा कर लो, बट प्रॉब्लम आपको ढूंढनी है। बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। आप अगर किसी परेशानी का हल ढूंढोगे तो बिजनेस अपने आप बनेगा। जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने बिल्कुल हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंट्स को ये जो ट्रेनिंग अभी तक हमारी चल रही थी उसमें एकदम नया आयाम ला दिया। और आपकी इस सफलता को सुन करके हमारे विद्यार्थी कितने प्रेरित हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे उपदेश देने वाले आते हैं और कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, सारे काम अच्छे होते हैं, लेकिन करके दिखाने वाला अनुराग असाटी आज आपके बीच में थे। और उन्हें बहुत बात सही कही कि अनुराग जी जो हैं वो कहते हैं कि आप देखिए आपके और पास समस्या क्या है और उस समस्या का आप समाधान कैसे दे सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात उन्हें अनुराग जी ने आपसे की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अनुराग असाटी जी को कि उन्होंने वास्तव में एक ज्वलंत उदाहरण पेश किया है हमारे युवाओं के सामने, और हमारे मध्य प्रदेश के युवा इस तरह से आगे बढ़ रहा है, बेहद प्रसन्नता होती है हम लोगों को। अब इसी कड़ी में विद्यार्थियों हमारे बीच में एक और ऐसे युवा साथी हैं और सनत जी, वो आपके ही एक्सेलेंस जो हमारा उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान है वहीं के विद्यार्थी भी रहे हैं। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी उन्होंने अर्थशास्त्र विषय लिया होगा, जो कॉमर्स में पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जो बीए में है वो भी अर्थशास्त्र लेते हैं। और इकोनॉमिक्स में जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, नौकरी की तो खैर असीम संभावनाएं हैं ही। आप जानते होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कोई इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हो जाता है तो वो किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से ज्यादा उसकी एम्प्लॉयबिलिटी है, ज्यादा उसका पैकेज है। अब सनत जी भी ऐसा कर सकते थे पढ़ने के बाद, लेकिन उनको फिर नवाचार एक आया, एक इनोवेशन उनको आया और उनने इकोहॉलिक्स करके एक एजुकेशन के ही सेक्टर में, अब आप जानते हैं ना आजकल कि ऑनलाइन पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ऑनलाइन कोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वही उनके बीच में एक आइडिया आया और उनने भी इसी तरह से एक अपना स्टार्टअप प्रारंभ किया। और आज सनत जी किस जगह हैं वो खुद उनकी जुबानी सुनिए आप लोग। तो मैं स्वागत करता हूं श्री सनत जी का कि वे आए और अपने इन अनुभवों को आपके साथ साझा करें और बताएं कि देखिए
आउट ऑफ बॉक्स सोचने से, यानी कि जो इनोवेशन है उसको करने के लिए किस तरह से, जैसे अनुराग जी ने किया, वैसे ही इनकी भी एक छोटी सी कहानी आप उनसे खुद सुनिए। कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता जो है उसको आप सुनिए। आपको लगता होगा कहानी, लेकिन कहानी नहीं है, वो वास्तविकता है। तो किन संघर्षों के साथ आज वहां पर हैं वो, मैं स्वागत करता हूं श्री शनैत जी का कि वे आए और हमारे विद्यार्थियों से, आप अपने जूनियर्स से बात कीजिए। आइए। थैंक यू सो मच प्रमोद सर फॉर कॉलिंग मी। आपने यहाँ बुलाया मुझे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि किस तरह से मेरे दिमाग में आइडिया आया और किस तरह से आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बट उसके लिए आपको राइट फ्रेम ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो पहली चीज़ रिक्वायर्ड है, आपको एक डिफरेंट इंडिविजुअल बनाती है, उसके लिए आपका माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं, सबसे पहले जब मैं पढ़ रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमए इकोनॉमिक्स किया था मैंने 2014 से 2016 का मेरा बैच था। उस दौरान मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ा, वो भी सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन में। मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम में था, बीकॉम कंप्यूटर्स पढ़ा था मैंने। फिर उसके बाद 11th-12th में भी मेरा इकोनॉमिक्स नहीं था, ऑल्दो मैंने कॉमर्स लिया था, बट इकोनॉमिक्स टफ पड़ता। तो मैं पहले क्रिकेट खेलता था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी खेला हूँ बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा मेरा स्पोर्ट्स कोटा में जॉब था, ऑडिटर जनरल ग्वालियर के जो ऑफिस है ऑडिटर जनरल का, आपने सुना होगा। CAG जो होता है दिल्ली का, उसी के एक रीजनल ब्रांचेस होती हैं, तो वो स्पोर्ट्स कोटा में जॉब था। तो मेरा पूरी लाइफ 2014 के पहले एज अ स्पोर्ट्स पर्सन रही, मैं प्रोफेशनली स्पोर्ट्स खेलता था। फिर 2014 में मेरे करियर में एक टर्न आया और वो यू टर्न ऐसा है कि क्रिकेट पूरा छोड़ के पढ़ाई की तरफ मोड़ हो गया। अब पढ़ाई की तरफ मुड़ते ही आराम से बैठिए। हाँ, पढ़ाई की तरफ मुड़ते ही मैंने सोचा कि अब पढ़ाई के अलावा ऑप्शन नहीं है, तो मैं पढ़ना शुरू किया। मैं लाइब्रेरी में बैठ के 2 बजे तक 1 बजे तक क्लास होती थी, उसके बाद मैं पढ़ाई करता था लाइब्रेरी में 5-5 बजे तक रुक के। तो जब सारे प्रोफेसर जाते रहते थे घर, तो भी मैं उनके साथ जाता था। तो प्रोफेसरों से पहचान हो गई कौन सा बच्चा है, वो लोग भी और सपोर्ट करने लग गए, लाइब्रेरी से बुक्स देने लग गए, है ना। तो सबसे पहली बात यह है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आप 15 मिनट मेरे बारे में सुन लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में सारा चीज बता देता हूँ। फिर हम आखिरी के 10 मिनट या 15 मिनट में आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। सो उसके बाद मैं पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि इकोनॉमिक्स कितना कठिन सब्जेक्ट है, और जब मैं इकोनॉमिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट था, तो मुझे उसके लिए गाइडेंस की जरूरत थी। तो गाइडेंस की जरूरत थी, मैंने हर जगह गाइडेंस ढूंढा। या तो गाइडेंस बहुत महंगा था, कई जगह क्लासेस का 50,000 60,000 रुपए मांग रहे थे, और उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं सोचा क्या किया जाए। फिर इसी तरह मैं सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ शुरू किया जाए जिसमें आने वाली जनरेशन के लिए इकोनॉमिक्स आसान हो जाए। क्योंकि इकोनॉमिक्स जब मैंने पढ़ा बहुत डीप में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ दिखता कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप उसको ध्यान से समझो तो वो अल्टीमेटली बहुत इजी है। अगर आप उसकी नर्व्स होती है जो हाथ की, जैसे हम पकड़ लेते हैं, तो अगर किसी भी चीज की ट्रिक होती है। तो फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। फिर मैंने UPSC CDS जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होता है, वो एग्जाम क्लियर किया। मेरा एग्जाम क्लियर करने का एम एक ही था कि जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाना शुरू करें, उससे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये एग्जाम क्लियर कैसे होते हैं। तो मैंने लगभग 10-12 गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए। मैंने 70-80 गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए। तो लोगों को आज दिखता है कि मैंने 10-11-12 एग्जाम्स निकाले हैं जो हाई लेवल के हैं, UPSC से लेके MPPSC से लेके या सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद और भी स्पोर्ट्स कोटा के जॉब थे। पर वो लोग उसके पीछे का मेहनत नहीं देखते कि मैंने 70-80 एग्जाम्स दिए, और 70-80 एग्जाम्स में अगर 10-11 में मैं पास हुआ हूँ अच्छे नंबरों से, इसका मतलब मैं 60-70 में फेल भी हुआ हूँ। तो जो फेलियर है उससे आप कैसे उठते हैं, वो सबसे पहले देखा जाता है। तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि क्लासेस की बहुत कमी है। मैं
पहले शुरू किया पढ़ाना और सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में, तो मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ इसलिए लोग को लाइक कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ई-कॉलिक्स के नाम से, तो उस पे मैं फ्री में पढ़ाता था। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी कोई कंपनी कैसे शुरू कर सकता हूँ। तो फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैं पढ़ता था तो मेरे एक टीचर पहचान के थे, उनको यूपीएससी की जो दिल्ली में आपने सुना होगा मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, ये सब हब है, वहां पे मुझे पढ़ाने का मौका मिला। मुझे 5 क्लासेस मिली बजट और इकोनॉमिक सर्वे की, और वो 5 क्लास में मैंने जो बच्चे आए थे वो पहले 2-2 3-3 साल तैयारी कर रहे थे, और कुछ बच्चे मेरे से बड़े भी थे। मैं जब 22 साल का था तो मैंने उनको सेटिस्फाई किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं बड़े लेवल पे भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे आप समझ रहे, एक एक सीढ़ी चढ़ता जा रहा था और चेक लगते जा रहे थे कि हाँ आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हम इसको कंपनी के तौर पे शुरू करते हैं। पर क्या हुआ, सबसे बड़ा हर्डल आता है घर से। घर वालों को लगता है कि सरकारी नौकरी छोड़ रहा है, घर वालों को लगता है कि जॉब कैसे छोड़ रहा है। फिर उसी वजह से मैं, अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है, कोई फॉर्मल नहीं होता कि आपको मतलब उससे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। तो सर्टिफिकेट और ये सब ना मिले तो मैंने इसीलिए भोपाल में एक जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी है, वहां से मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब का कॉल आया। मैंने वहां इंटरव्यू दिया, डेमो लेक्चर दिया, सारा चीज दिया, तो मेरा वहां जॉब में हो गया। तो मेरी जितनी सैलरी थी वो 25,000 मिलती थी हाथ में, वो 30,000 रुपए थी। 2017 में मैंने ज्वाइन किया। मैंने ये तय किया था कि मैं 1 साल जॉब करूंगा। 1 साल में मैंने ज्यादा से ज्यादा सैलरी को सेव किया, और ज्यादा से ज्यादा सैलरी सेव करने के बाद मैंने बिजनेस के लिए पैसा बनाया, और जॉब करता था दिन में, शाम में पढ़ता था, बिजनेस पे काम करता था। इस टाइप से मैंने शुरू किया। अब बात है, जब आप पे कोई यकीन नहीं करता है शुरू में, आपके घर वाले यकीन नहीं करते हैं, आपको सब जगह से एक सेटबैक आता है, बट आपको इतना कन्विंस करना है सब पे, स्पेशली घर से शुरू होता है। तो मैंने ये कंपनी अकेले ही खड़ी की, क्योंकि मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं था। मैंने ओपीसी बनाया, 1% कंपनी होता है, कंपनीज एक्ट 2013 में ये प्रोविजन है जहां आप 100% शेयर होल्डर बन सकते हैं खुद ही। तो एक ही चीज आपके दिमाग में थी कि मैंने कहीं कंपनी बनाना है, और मैंने उस पर हार्डवर्क करना शुरू किया। अभी ऑनलाइन एजुकेशन का था और मेरा टेक्नोलॉजी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं सोचा कि वेबसाइट बनवाता हूँ। वेबसाइट बनवाने के लिए मैंने बहुत जगह पूछा, कोई बहुत महंगा बता रहा था, कोई किसी को बनाना नहीं भी आता है, बट उनके रेट्स इतने हाई थे। तो फिर मैंने सोचा कि सारा ट्यूटोरियल्स है, सारा चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। वर्डप्रेस पे आप साइट बनाएंगे तो वर्डप्रेस के ब्लॉग्स हैं, गूगल के ब्लॉग्स हैं जो गूगल सिखाता है कि आपको कैसे बनाना है। मैंने वो सारा चीज पढ़ा और 4-5 दिन में पूरा वेबसाइट बनाया। अगर आप इकोहॉलिक्स का वेबसाइट देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा वो मैंने 2019 के शुरू में बनाया था, और वो आज भी वही है। तो कहने का मतलब है कि आपको ही सब चीज शुरू करना होता है, आपके साथ कोई नहीं होता है। अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आपको ही पुश करना होगा। अब सबसे पहली बात, जब आप कोई भी चीज शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद आपको ऐसा एहसास होता है कि ये कब तक, क्योंकि हर दिन आपको लगेगा कि मैं 15 घंटे 18 घंटे काम कर रहा हूं, पर आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा, तो आपका मोटिवेशन डाउन होगा। पर होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं ना तो आप बिजनेस कभी नहीं चला सकते। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें हैं, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पैसे के लिए काम ना करें। समझ रहे हैं? इसके लिए आपको एक जिगरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप काम शुरू करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, आप पैसे के लिए काम ना करें, आप अपनी अच्छी सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के लिए काम करें। जब आप रात में सोए तो आपको लगे नहीं आज मैंने एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इस पे इन्वेस्ट किया है, और वो टाइम जो मैंने इन्वेस्ट किया है उससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। तो इस तरह मैं 6-7 महीने बिना किसी इनकम के खर्चा ही खर्चा, और आपको एक एक रात में नींद नहीं आएगी कि कैसे होगा कि नहीं होगा, मैंने सेव किया था, मैंने जॉब भी छोड़ दी, मैंने सारे चांसेस भी छोड़ दिए, अब क्या होगा। तो ऐसे बार बार मन में थॉट आएगा। पर अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं, मुझे याद है कि मेरे उस गाड़ी में पेट्रोल भराने के पैसे नहीं थे, और पेट्रोल भराने के पैसे नहीं थे, मुझे 45,000 का जॉब ऑफर हुआ था। पर मैंने कहा आज मैंने ये जॉब पकड़ लिया तो मेरा स्टार्टअप रह जाएगा, मैंने जो 6 महीना साल भर जो मेहनत किया है वो सब जीरो हो जाएगा। तो फिर मैंने जॉब नहीं लिया और मैं पूरे टाइम इस पे लगा रहा। आज एक $1 मिलियन कंपनी है जिसके लिए हम वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए फंडिंग के लिए भी जा रहे हैं। कल ही एक हमारी मीटिंग है, तो कल को आपको ई-कॉलिक्स का ऐड टीवी पे भी दिखेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा जो जर्नी था वो स्टार्ट हुआ। पर सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले आपको एक जॉब करना चाहिए, उससे आप समझेंगे कि एम्प्लॉय का माइंडसेट क्या होता है। जब आप कल किसी को हायर करोगे तो आपको पता होगा उसको क्या फील होता है।
जैसे हमारे यहाँ अभी 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, बट माहौल ऑफिस का ऐसा है 9 से 5 ऑफिस रहता है, पर ऑफिस का कोई टाइमिंग नहीं रखा है हमने। क्यों? 9 बजे आदमी भाग दौड़ करके आता है, वो गाड़ी तेज चलाता है, कभी लेट हो जाता है, कभी कुछ। मैंने कहा आप 9 पे आओ, 9:30 पे आओ, आराम से आओ, जल्दीबाजी मत करो। आप 5 की जगह 5:30 पे चले जाओ, आधा घंटा घर से काम कर लो, कुछ और चीज कर लो। तो जो माहौल आप क्रिएट करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो एक लीडर का दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आप एक्चुअल में चाहते क्या है। तो इसी तरह से मैंने स्टार्ट किया, और आज ऐसा है कि मैं खुद आज भी सुबह 7:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ और रात में 10 बजे घर जाता हूँ। ठीक है, स्टिल अनमैरिड, तो ऐसा कर सकते हैं, बट अभी देखते हैं, जब तक करते बनेगा तब तक करेंगे। तो सुबह 7:30 बजे से मेरी 8 बजे क्लास होती है, मैं सुबह क्लास लेता हूँ, फिर जब सब ऑफिस आते हैं तो उनके साथ काम करता हूँ। 5 बजे जब सब ऑफिस से चले जाते हैं तो मैं 1-1.5 घंटा सोचता हूँ। आप हमेशा सोचने के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि आपके ही दिमाग से चलेगा। अगर आप दिन रात लेबर बने रहेंगे तो आप माइंड नहीं चला पाएंगे, और ये बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अगर आप बिजनेस में जाएंगे, अगर आप 1 घंटा भी पीछे हो गए तो आपका बिजनेस पे शटर डल सकता है। तो आपको रुकना नहीं है। अगर आप संडे भी रुक गए, मैं संडे भी जाता हूँ, सारे दिन जाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक भी दिन आप पीछे हो गए, इंटरनेट में बहुत दम है और इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज है। अगर आप थोड़ा भी पीछे हो गए तो आप बिजनेस से आउट हो जाएंगे, और आपको तुरंत ही अपडेटेड रहना होगा। मतलब हर बार कुछ नया लाना होगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो रिकॉर्डेड क्लासेस था, और रिकॉर्डेड क्लास में स्पीड का ऑप्शन नहीं था कि आप वीडियो तेज कर सको। फिर बच्चों ने ये डिमांड किया तो मैंने फट से बात किया, मैंने कहा नहीं नहीं, ये स्पीड उनको चाहिए, तो उन्होंने वो किया। फिर जब सब लॉकडाउन में सबको लाइव क्लास का हुआ तो हमने लाइव क्लास का शुरू किया। तो आपको ना कीप ऑन अपडेटिंग। अब लाइव क्लास हो गया, पर कुछ वर्किंग प्रोफेशनल उनको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, तो हमने रिकॉर्डेड क्लासेस का ऑप्शन दिया, टेस्ट का ऑप्शन है, सारे तरीके का ऑप्शन है। तो आपको ना कस्टमर फीडबैक बहुत जरूरी है। जो आपके कस्टमर है उनसे क्या फीडबैक आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा हूं ना, आपको जिगरा चाहिए। जिगरा इसीलिए चाहिए होता है, जो आप पैसा कमाते हैं अगर आप उसको दबा के रखेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जो पैसा आ रहा है उसको आपको बिजनेस में लगाते रहना होगा। आज कहने को $1 मिलियन कंपनी है, बट जेब में पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पैसा आता है वो हम लगा देते हैं। जिगरा क्यों चाहिए? मैंने जीएसटी नंबर लिया था, मैं जीएसटी नंबर लिया, और जीएसटी नंबर मतलब काफी दिनों बाद आया। मुझे पुराने अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ा। जब आपके 1-1 रुपए की कीमत हो तब आपको लाखों में टैक्स पे करना पड़े तो एक तकलीफ होती है, पर उसका रीजन है कि टैक्स पे करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे ज्यादा ध्यान में ये रखना है कि लीगली हम सारी चीज साउंड रखें। क्या होता है, जैसे आपके पास पैसा आएगा ना, आपको लगेगा मैं यहां से भी बचा लूं, वहां से भी बचा लूं, और उस चक्कर में आप ना कुछ इलीगल काम में घुस जाते हो, जैसे टैक्स ना देना या पैसे इधर उधर करना। तो वो चीज का ध्यान रखना। अगर आपको बिजनेस लंबे समय तक चलाना है ना, तो लीगली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना, जो भी नाम आप करो उसका ट्रेडमार्क करवाओ, है ना। सारी चीजें प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए, उस चीज में आप बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, तो मैं जब खेलता था, जैसे आप भी सब बचपन में खेलते होंगे, अभी भी खेलते होंगे, तो उसमें क्या होता है, हम खुद रूल बनाते हैं और हम सब खुद फॉलो करते हैं। तो मेरी कंपनी में भी ऐसा होता है, हम सब मिलकर रूल बनाते हैं और हम सब उसको फॉलो करते हैं। एक अटेंडेंस शीट है, उस पर सबसे पहला पेज मेरा ही है, मैं सबसे पहले जाके अटेंडेंस शीट करता हूँ। हमारे यहाँ एक डेली रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा बीइंग अ लीडर। तो जो भी चीज आप दूसरों से करवाना चाहते हो, पहले आपको खुद करके दिखाना होगा। फिर लोगों को लगेगा अरे ये ओनर होके ऐसा कर रहा है, तो बाकी सब आराम से फॉलो करेंगे। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक एक देख लेता हूं जो भी। सर नीचे स्क्रॉल करते जाऊं। ठीक है सर, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं? हाँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, है ना। अगर आप इकोनॉमिक्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, पर मैं यहाँ प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, आपके आंसर के लिए। यूट्यूब पर भी क्लासेस होता है। हाँ जी होता है, इकोनॉमिक्स सर्च करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। सर हम आपने बिजनेस डेटा चाहते हैं, पर क्या डालें, गांव में डालने? ठीक है, यूपीएससी सिलेक्शन होने के बाद क्यों नहीं की आपने, प्लीज टेल। देखिए, दो चीज होती है, हर आदमी से आप पूछेगा, उसको या तो फ्रीडम चाहिए होती है या सिक्योरिटी चाहिए होती है। दो ही चीज के लोग, दो ही तरीके के लोग होते हैं। तो जो जॉब्स ढूंढते हैं, जो
गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे जाते हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, उनको एग्जाम क्लियर करना है और उनको 60 साल तक का इंतजाम हो गया। कुछ लोगों को फ्रीडम चाहिए होता है, जैसे आज मैं सुबह 7:30 बजे ऑफिस गया, मैं अपने आप आया, मेरा यहाँ 10:30 पे लेक्चर था, तो मैं अपने आप उठ के आ गया, मुझे किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं। मुझे रात में काम करने का मन है, मैं रात में काम करूंगा, दिन में मेरे को कहीं और लेक्चर लेना है, मैं वहां लेक्चर लेने जाऊंगा। तो फ्रीडम और सिक्योरिटी, इन दोनों में आपको डिफरेंस देखना होगा। तो इस तरह से तो मैं हमेशा फ्रीडम को ज्यादा चाहता था, इसलिए मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति का है। सर जी आपने कैसे स्टडी की, इतने सारे एग्जाम क्लियर किए? देखिए जिस तरह मैं अभी स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी वैसे ही करता था। मैं सोचा पढ़ाई करना, मैं बताऊं आपको, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। आपको घर बैठना होता है, पंखा कूलर में लगा के आराम से उसको पढ़ते रहना होता है, और पढ़ने के बाद आपका कोई ऐसा ओपन कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन आपका खुद से ही है। मतलब आप एग्जाम देंगे, एक एग्जाम आपने पहली बार दिया, 100 में से 50 नंबर है, 70 कट ऑफ था, ठीक है, नहीं हुआ। अगली बार दोगे ना, 100 में से आपके 65 आएंगे या 70 आएंगे, आप बाउंड्री पे रहोगे। और तीसरी बार दोगे ना, तो आप 75-80 ले आओगे और क्लियर हो जाएगा। तो जो ट्राई करने की एबिलिटी है, उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ज्योति मैं आपका आंसर कर पाया हूं, आई होप। सर हम अपना गांव में के लिए मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपसे पहले जो लेक्चर हो रहा था, मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया था यहाँ, तो सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था एक चीज कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एंटरप्रेन्योर्स वही होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, है ना। तो जैसे इंटरनेट जिसने निकाला, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना। अभी कितनी सारी आप लोग वहां बैठ के देख रहे हो, हम भी यहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, है ना। तो कंप्यूटर्स है, तो इनोवेशन है। इनोवेशन कब आएगा? जब कोई परेशानी होगी। आज की परेशानी क्या है? पानी। अगर आप चेन्नई जाओ, बैंगलोर जाओ, दिल्ली जाओ, आपको पानी इतना गंदा मिलता है, तो आप कुछ ऐसा इनोवेट करो कि समुद्र का पानी हम पीने के लिए यूज कर सके। समझ रहे ना बात को? तो प्रॉब्लम जहां है, आप प्रॉब्लम ढूंढो और सॉल्यूशन है। आज मेरे पास 50 से ज्यादा लोग हैं हमारी टीम में, वो सब प्रॉब्लम लेके आते हैं मेरे पास। अभी मैं व्हाट्सएप खोलूंगा, मेरा एक व्हाट्सएप पे 1000 से ऊपर मैसेज आता है डेली, वो स्टूडेंट का। एक पर्सनल वाला है, इसमें 100 से ऊपर आते हैं डेली, और उसमें सब में प्रॉब्लम ही रहता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत पड़ गई तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है सर, क्या हम आपका फोन से आपके वर्क के लिए वेबसाइट बना सकते हैं? हाँ बनाइए, कोई इशू नहीं है। मेरा फोन नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। नेट एग्जाम इंग्लिश में, हाँ तो आप मेरे से दिव्यानी अलग से बात कर लीजिएगा, नेट एग्जाम के बारे में आपको बता दूंगा। मेरा खुद का जीआरएफ है ना, नेट जीआरएफ 2019 में था और 2016 में भी था। आप पीएचडी कर सकते हो उसके बाद। एक स्टूडेंट आस्किंग के वेबसाइट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वेबसाइट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज की तारीख में तो बहुत आसान है ना। मुश्किल से मैं बताऊं आपको 10 से 11 हजार रुपए खर्चे में हो जाता है। डोमेन नेम सर्वर ले लो आप, सर्वर 5000 का आता है, इससे ज्यादा मत लेना। मैं आपको बता देता हूँ, होस्टिंगर है ना, GoDaddy करके साइट है, या फिर होस्टिंग राजा साइट है। ये तीनों से आप होस्टिंग ले लो, 5000 रुपए में साल का मिलता है, 10-11 हजार रुपए में 3 साल का मिलता है। आप देख लो अपने हिसाब से। डोमेन नेम आ जाता है 400-500 रुपए में, उसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं है। उसके अलावा आपके इंटरनेट का कॉस्ट है और आपके लेबर का कॉस्ट है, बस। तो वेबसाइट आपकी आराम से 10-11 हजार में बन सकती है। मैंने खुद ने बनाया, ठीक है। मैं कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट आपको यहाँ सब कुछ सीखना पड़ेगा, है ना। मैं जब हमारा स्टडी मटेरियल जाता था तो कोई था नहीं, हमारे यहाँ फीमेल मेजोरिटी था वर्कफोर्स में, तो मैं किसी महिला को नहीं भेज सकता हूँ कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना है और मटेरियल भेजना है, तो मैं खुद जाके भेजता था। तो आपको ना फ्रॉम द बॉटम लेवल टू टॉप लेवल आपको सारे काम करने हैं। इन्वेस्टर से मीट है तो भी आपको करना है ना। आपको पोस्ट ऑफिस में कुछ भेजने जाना है या आपकी अपनी सील बनवाने जाना तो भी आपको ही जाना होता है। तो ऐसा आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं करने जैसा कुछ नहीं होता है। जैसे आज हम बात भी कर रहे हैं, तो कोई ऊपर से तो सीख के नहीं आए, सारा चीज यही सीखा है। तो आप सारा चीज सीख सकते हैं, है ना। और इंटरनेट के जमाने में तो मेरे हिसाब से कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आप सब कुछ सीख सकते हैं। नरेंद्र इज आस्किंग, सर हमें जॉब मिलेगी कि नहीं आपके यहाँ पे? देखिए मैं यही कह रहा हूँ, आप एंटरप्रेन्योर बनने चाह रहे हैं और आप मेरे से जॉब मांग रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज है, आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप
किस सेक्टर में, आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है। आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और आप पढ़ाई की कंपनी खोल के बैठ गए, तो आप देखना जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जो खुद नहीं पढ़ते अगर वो चला रहे हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं है। मेरे पास बहुत एग्जांपल्स है, मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहता किसी का, बट आप देखिएगा जो भी टॉप लेवल बैठा है अगर वो उस सेक्टर का नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो सरकार के बैंक होते हैं वो स्ट्रगल क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो जहां हमको एक्सपर्ट की जरूरत है वहां एक्सपर्ट होना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर आप एजुकेशन की कोचिंग खोलना चाहते हैं तो आपको खुद पहले पढ़ाना आना चाहिए। तो पढ़ाने के लिए आपको पहले कई जगह पढ़ाना होगा, तब तो प्रूव होगा। नहीं तो स्टूडेंट्स सीधे पूछेंगे आपसे, सर आपने क्या किया जो आप पढ़ा रहे हो, है ना। तो इसके लिए आपको पहले प्रूव करना होगा। तो इसी तरह से आपको पहले अपना टैलेंट देखना होगा, आपका किस एरिया में टैलेंट है, ठीक है। एक और स्टूडेंट पूछ रहा है कोचिंग स्टार्ट कैसे करें। मेरे हिसाब से आप ट्यूशन से शुरू कर सकते हैं, और ट्यूशन से देखिए बच्चों को पसंद आ रहा है कि नहीं पढ़ाने का आपका तरीका। पढ़ाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो किताबों में लिखा है वो सब लिखा है, बट बच्चा आपके पास क्यों आएगा, एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा। अगर उसको चीजें आसानी से समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई मतलब नहीं है आपके पास आने का, ठीक है। क्या आप हमें भी पढ़ा सकते हैं? जरूर, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहेंगे तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे ना। अभी हमारा सारा चीज इंग्लिश मीडियम में ही होता है, पर हम 1 मार्च से प्योर हिंदी मीडियम शुरू कर रहे हैं, है ना। उसमें मेन यही है कि हमारा जॉब मतलब क्या होता है ना, स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है तो उसको जॉब नहीं मिलता, फिर वो सोचता है क्या करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है कि एक डिग्री और मिल जाए तो और एलिजिबिलिटी बढ़ जाए, बट उसके बाद भी कुछ नहीं होता। फिर वो पीएचडी के लिए जाता है, फिर वो पीएचडी के बाद क्या करता है, अरे अब तो सारा चीज निकल गया, अब क्या करूं, तो एज भी हो गई 28 29, तो समझ नहीं आता। तो हमारा क्या मेन एम है कि हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं उसमें अभी इंडिया के जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो मेरे पर्सनल डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे आप डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई डॉक्टर विरल आचार्य का नाम सुना हो, या नीति आयोग के जितने मेंबर्स हैं, या प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जो चेयरमैन है, मतलब मोदी जी के राइट हैंड जो है डॉक्टर विवेक देबरॉय, तो वो सब डायरेक्ट कांटेक्ट में मेरे, मैं वो हमारे कॉलेज प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, है ना। वो फिजिकली भी भोपाल आए थे तब मैं उनसे मिला था। तो इस तरह से क्या होगा ना, मेरा पर्पस है कि इकोनॉमिक्स को आसान बनाऊं और इकोनॉमिक्स से जॉब क्रिएट हो। अब मैं इकोनॉमिक्स पे ही क्यों हूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही है, मैं साइंस में नहीं जा सकता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं वहां का। जैसे जैसे हमारी कंपनी बड़ी होगी हम धीरे धीरे और एक्सपेंड करेंगे, बट अभी इट इज रिस्ट्रिक्टेड। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप समझिए आप चाहते क्या एग्जैक्टली। तो पहले आपको खुद से लड़ना होगा, फिर आपको अपनी फैमिली से लड़ना होगा कि आपको टैलेंट प्रूव करना होगा आप ये चीज कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद की बात है कि आप कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। पर जब भी आप कोई भी स्टार्टअप शुरू कीजिए, पहले इस बात का ये ध्यान रखिए कि आपको एक जगह जॉब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जॉब नहीं करोगे तो आप एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जब आप बात करेंगे ना तो आपको लगेगा कस्टमर डिस्काउंट मांगता है, एम्प्लॉय सैलरी हाइक मांगता है ना, और आपका प्रॉफिट तो कुछ रहता नहीं है 2-3 साल, तो आप बहुत परेशान रहोगे। बच्चा बोलेगा डिस्काउंट चाहिए, एम्प्लॉय बोलेगा सर मेरी अभी एक है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स फैकल्टी है, 2 महीने काम किया सर मेरी सैलरी नहीं बढ़ी। मैंने कहा पहले बच्चों को खुश तो कर लो, तुम्हारे जो लेक्चर्स है वो मुझे पढ़ाने पड़ रहे हैं दोबारा से, तो ऐसे थोड़ा ना चलता। तो पहले आपको प्रूव करना होगा। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं तो फिर आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। आपको जो भी कमाया है आपको बार बार उसको री इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर मैं एमएससी केमिस्ट्री कर रही हूँ, साथ में जॉब भी कर रही हूँ, पढ़ाने के लिए स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर रहे हो? देखिए कुछ चीजें होती हैं जिसको आप बहुत देर में रियलाइज करते हैं, है ना। तो वो जब रियलाइजेशन होता है तब तक वो आइडिया चला जाता है, तो आपको नया आइडिया लाना होगा। नहीं तो अगर आप कॉपी करेंगे तो आइडिया वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मान लो कोई स्कूटर खरीदने जा रहे हैं या कार खरीदने जा रहे हैं, मारुति सुजुकी पहले से है, तो कोई नई कंपनी आएगी उसको बहुत एडवर्टीजमेंट करना होगा, स्ट्रगल करना होता है मार्केट में आने के लिए। पर स्टिल इंडिया में पूछोगे तो मारुति सुजुकी लोगों बहुत प्रेफर करते हैं, एक ट्रस्ट बना हुआ है। तो आपको कोई नई चीज लानी होगी तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक 1 ही मिनट बचा है ना सर? कर सकते हैं 2-5 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है।
स्पोर्ट्स में कैसे करियर बनाए सर नैन्सी पूछ रही है स्पोर्ट्स में करियर कैसे बनाए। देखिए मैं प्रोफेशनली स्पोर्ट्स पर्सन था, तो मैं आपको बताऊं आजकल ना फिटनेस का बहुत इशू है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज ला पाए जिससे फिटनेस ट्रैक हो पाए है ना, फिटनेस लोगों की इंप्रूव हो पाए, तो उस तरह का आपका डाइटरी हैबिट्स, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप ग्राउंड और इस तरह के सोचेंगे तो उसमें बहुत पैसा लगता है। तो सबसे पहले सोचिए कि जो कम पैसे से शुरू हो सके। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस में आप ट्रस्ट डेवलप कीजिए। मेरे लिए मेरे कस्टमर से बड़ा और कुछ नहीं है, उसके बाद मेरे एम्प्लॉय आते हैं, मैं उनका